रिलीफ के लिए कोर्ट के सामने थे, चीफ जस्टिस के सामने थे। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर भारती, व्हाट यू आस्किंग फॉर द कोर्ट कैन नॉट गिव यू, यू हैव टू गो इन टू लेजिस्लेशन। तो मैंने कहा कि इसका मतलब देन दिस यू हैव टू फॉलो द रूट ऑफ contesting an election, going to a party, and then get into parliament and or legislative assembly, and then get into law making. Yeah. All right. So then I went to both the parties, BJP and Congress both, and I am saying it with complete responsibility Mm-hmm. that BJP asked for कितना पैसा लाए हो पार्टी के लिए, Oh. ऑलराइट, एंड कांग्रेस ने कहा कि कितना पैसा लाए हैं, हाउ मच यू हैव गॉट। दे डिडंट से कि पार्टी के लिए कि उनके अपने लिए, ठीक है। तो पैन आईटी के नोएडा कॉन्फ्रेंस में अरविंद जी स्टेज पे थे, मैं नीचे था, और उस वक्त अरविंद जी ने कहा कि स्टेज से कि कुछ नहीं होना है जी, कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप में बड़ी मछलियां छोटे मछलियों खा जाएंगी और काम खत्म हो जाएगा। तो जैसा उन्होंने बोला तो मेरा बड़ा अंदर से भाव उठा, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस बीजेपी एंड कांग्रेस बोथ, जो उन्होंने कहा था पैसे ले आओ। Mm-hmm. देन आई सेड अगर ये आदमी मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए। Mm-hmm. एंड यू वुड नॉट बिलीव सदानंद जी, आई सेड दिस इन द आफ्टरनून, एंड व्हेन आई रीच्ड होम, Mm-hmm. within few minutes, Arvind Kejriwal ji, he was at my door. Oh. Okay. So that's called divine, interference. Mm-hmm. So I had developed a desire in my within during Pan IIT Noida, and he was speaking from the dais. And शाम को ये पूरा हो गया. So when he came, he met me, and then I said, sir, so that was the story because of which Arvind ji got hint of my name, and then he came to me, and I immediately jumped with him, and then I kept working with him. Then Anna movement happened. Then he went on, fast unto death for that Jan Lokpal, etc. Yeah. Then Anna offered that all right, we'll form a political party. I think that time I was the president of Alumni Association. So that Alumni Association is a body of all the alumni of IIT Delhi. Okay. So that is a very powerful body. And I used to be first secretary, and then I became president. So I used to lead IIT alumni, to that, Jan Lokpal Andolan. हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे हमारे साथ सोमनाथ भारती जी ज्वाइन किए हैं एंड गुड पार्ट इज इवन द नेम, तो सोमनाथ एंड भारती बोथ रिप्रेजेंट ए गुड वर्ड्स एंड ही विल बी द फर्स्ट लीडर ऑन द लीडर टैंक. सो थैंक यू सोमनाथ भारती जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन द लीडर टैंक. Thank you. Such a pleasure to be here today with you. थैंक यू. सो सोमनाथ भारती जी, हमने बहुत लीडरों को तो देखा है, पॉलिटिक्स भी देखा है, बहुत कम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा. इवन मैं भी नहीं जानता पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसे बना. लेकिन हाँ, जब आज की हम लीडर के देखते हैं कि लीडर एमपी एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है, पार्टी कैसे चलती है, तो लगता है कि कहीं डेमोक्रेसी ब्रोकन है. सो बिफोर हम उस सेगमेंट में आए, तो कुछ अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक लंबी पॉलिटिकल जर्नी की है. तो पब्लिक के लिए आप क्या कहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही, और जब आपने आई थिंक 10-12 साल पॉलिटिक्स में रहे हैं, अभी आई थिंक एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो कैसा फीलिंग है? लोगों को क्या गाइड करेंगे कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? क्या चैलेंजेस हैं? कुछ उस बारे में बताएं. देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो वेंचर स्टार्ट किया है बड़ा अच्छा है, क्योंकि जनता को अभी जो कुछ भी पता है राजनीति के बारे में या आम आदमी पार्टी के बारे में, ये सब नॉन मीडिया सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, टीवी चैनल्स हो गए. सो वो जरूरी नहीं कि वो सच बता रहे हो, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको कोई ना कोई कंट्रोल करता है. तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, लेट्स से उनके ऑनर्स हैं, एनडीटीवी अंडर अदानी, ऑलराइट, नेटवर्क 18 आई हैव बीन टोल्ड इट्स अंडर अंबानी. So there are industrialists who manages, so is every other country, because it's a very money intensive affair running a media company. So वो कौन पूरा करता होगा और कहाँ से आता होगा, आप सोच सकते हैं, ऑलराइट.
So that is why they don't give you 100% truth. There are times I would say कि जी they don't say you truth at all. Okay. Because वो convenient नहीं होता कुछ लोगों को. मेरा बैकग्राउंड देखो, मैं आईआईटी से हूँ. उसके बाद मैं लॉयर बना. तो जब मैं लॉयर बना, बड़ा ब्रीफ में बता दूंगा, जो कि आपके दर्शकों को ज्यादा बोर नहीं करना चाहूंगा. तो लॉयर बना तो हमने जब हम किसी रिलीफ के लिए कोर्ट के सामने थे, चीफ जस्टिस के सामने थे, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर भारती, व्हाट यू आस्किंग फॉर द कोर्ट कैन नॉट गिव यू हैव टू गो इनटू लेजिस्लेशन. तो मैंने कहा कि इसका मतलब देन दिस यू हैव टू फॉलो द रूट ऑफ contesting an election, going to a party, and then get into parliament or legislative assembly, and then get into law making. Yeah. All right. So then I went to both the parties, BJP and Congress both, and I am saying it with complete responsibility that BJP asked for कितना पैसा लाए हो पार्टी के लिए. All right. And Congress ने कहा कि कितना पैसा लाए हैं, how much you have got. They didn't say कि पार्टी के लिए कि उनके अपने लिए. ठीक है. तो मैंने कहा था कि मैं आईआईटी का प्रोडक्ट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मेरे बैचमेट सारे फॉरेन चले गए. I sacrificed my life. I happen to be in the country. So allow me to join the party and I'll be an asset for you. So they said, Somnath ji, ऐसे नहीं चलता. The question is of money. So where is the money? I said, but where is the money? This is very dangerous proposition. If I spend the money to join you and to get a ticket and to contest, then I will generate money only after that. If I spend 10 rupees, then I generate 100 rupees, maybe 1,000 rupees, maybe 1 lakh rupees, all right, in proportion. So that's how I got discouraged by both the parties, whether it be Congress or BJP. That was the time when, if you recall, Pan IIT, because I'm from IIT, so Pan IIT, there is a movement which is an umbrella body of all the IITs across the nation. So Pan IIT does a conference once in US and once in India. So like this time, I think it's going to happen in Bangalore. I think so. And in 2000, I'm talking about 2010, there was a Pan IIT conference in Noida. Prior to that, 2009, there was a Pan IIT conference in Chicago. So that's very interesting for you, going to be. What happened that, if you recall, that was the time when CWG scam had happened. Commonwealth Games scam. Sheila Dikshit and Congress and other leaders, they were all in thick corruption. And that was the time when Congress was famously known for a toilet ka roll was for 4,000 rupees, etc., etc. I mean, it was massive corruption. So Arvind ji ने फैसला कर रखा था कि हमें तो उनके खिलाफ केस करना है, बहुत कुछ. तो क्या था कि एक मूवमेंट सा था. तो पैन आईटी के नोएडा कॉन्फ्रेंस में अरविंद जी स्टेज पे थे, मैं नीचे था, और उस वक्त अरविंद जी ने कहा कि स्टेज से कि कुछ नहीं होना है जी, कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप में बड़ी मछलियां छोटे मछलियां खा जाएंगी और काम खत्म हो जाएगा. तो जैसा उन्होंने बोला तो मेरा बड़ा अंदर से भाव उठा, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस बीजेपी एंड कांग्रेस बोथ, जो उन्होंने कहा था पैसे ले आओ. देन आई सेड, अगर ये आदमी मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए. एंड यू वुड नॉट बिलीव Sadanand ji, I said this in the afternoon, and when I reached home, within few minutes, Arvind Kejriwal ji, he was at my door. Oh, okay. So that's called divine, interference. So I had developed a desire in my within during Pan IIT Noida, and I was speaking from the dais. And शाम को ये पूरा हो गया. So when he came, he met me, and then I said, sir, let's join politics. I mean, you start a political party. He said, Somnath ji, political party is not our cup of tea. I am here only to hire you as a lawyer. I said, what happened? He said, Commonwealth Games scam वाला जो केस था, उसमें आप अगर हमें रिप्रेजेंट करें तो हम आपका शुक्रगुजार मानेंगे. I kept convincing him that he started a party because I already had burnt my fingers with BJP and Congress. He was adamant. एक क्वेश्चन है जो आप बता रहे हैं कि मैंने आपका विकिपीडिया पढ़ा तो लगा कि आपने कुछ इलेक्शन जो है आईआईटी में भी फाइट किए थे, क्योंकि लिख रहा था सेनेट का. मुझे पता नहीं वो कैसे होता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को, तो ये कौन से साल का टाइम था जिसमें आपने उनसे इंटरेक्ट किया था? 2009 की बात होगी.
Okay. 2009 की बात होगी. I think before the 2010 में IAC movement, I believe. नहीं, मूवमेंट उसके बाद शुरू हुआ है. अच्छा, हाँ. वो उस वक्त वो शुरू हो गया था अगेंस्ट कॉमनवेल्थ गेम स्कैम. Okay. राइट. सो अरविंद जी ने जब मेरे दरवाजे पे आया तो मैंने कहा ये तो बड़ा, आई मीन गॉड इज लिसनिंग, गॉड इज सो पावरफुल. सो देयर इज अ डिवाइन डिजायर. Yeah. I call it DD. There is divine desire to make me work with Arvind ji. Mhm. But Arvind ji did not get convinced that he should start a political party. He was after my life. You do my case. Political party के लिए हम नहीं बने. All right. अच्छा चलो केस तो start करते हैं. So then that was the time when I started doing his work, his all legal work, from lower court to Supreme Court. I was doing all the legal work. And why did he come to me? How did he come to know about me? If you do a internet search, I had a massive fight for a fellow Indian called Bikram Buddhi, जो आपने अगर Wikipedia पढ़ी हो. Yeah, yeah. So Bikram Buddhi was one person who was put in jail for no fault of his. That was another conspiracy hatched by that time Congress government with US. Okay. Well, his father Subba Rao, a thorough IIT Mumbai alumni, who was a nuclear scientist. So at that time, if you recall, 2006, there was a government with I don't know what was your age then. What is your age now? I think we are in similar age. Yeah. Then you will be remembering that. Yeah, So yeah. 2006, there was a government of Congress in India Yeah. with the help of CPM. Communists were supporting that time Congress government. Okay. So Sushma Swaraj ji, a veteran leader of BJP, Yeah. she had come to the parliament with a Hindu newspaper that was carrying a one-page article that why should India not go ahead with Indo-US nuclear deal, which was authored by Subba Rao. Oh. Okay. So that was flashed, and that had disturbed Congress government. So to stop Subba Rao from his campaign against Indo-US nuclear deal, his son, which was studying in Purdue University, he was a double PhD student in Purdue University. Oh. He was arrested in a fake case in America. Okay. Okay, and in 2006, I think possibly in December, no, 2005 in December he was arrested, something like that. And in 3 months of time, he was convicted. Okay. Yeah. What was the allegation on him? That he has posted a business, a message on the Yahoo Business Discussion Forum to the extent that Iraqis, it's tit for tat, because that was the time when America had attacked Iraq, if you recall. Yeah. No, under the regime of George Bush. So the message was that Iraqis, it's tit for tat. They have killed you. They have killed your mothers. You now attack George Bush and his family, etc., etc. So somehow, when I started, because I'm from IIT, so I could manage that. So the mapping was poisoned. So MAC ID of the laptop of Bikram Buddhi was somehow poisoned to map the IP address from where it was posted. Look at the conspiracy. So that's how he was. This came on him. So when I, as a lawyer, started studying, so there was no. Let's say I say that I want to kill that person. So there has to be. This is called mens rea. Where is actus reus? That is. Did I buy a weapon? Did I buy a plane ticket to Washington DC? What did I do in persuasion of that thought of mine? Yeah. If I want to kill somebody, then I have to act it on something. I could have bought a ticket, I could have bought a weapon, I could have bought a knife, I could have bought a revolver, all that. Correct. So there is thorough absence of all that. Okay. So that convinced me that he was basically trapped for the fathers to stop his father. So that was the time when I did a massive movement. In 2009 the case came to me, and in India first I did the movement. Hanumant Rao, Honorable Hanumant Rao ji, he was Rajya Sabha MP from Andhra Pradesh. And this Subba Rao ji is basically from Chirala. I didn't know. I am of that kind of person. The moment a problem comes to me, I immediately jump to solve it.
I do not want to know whether it is from my state or his state or which state. He's an Indian. Yep. He's in problem. He needs my help. That's all is my definition. I had spent close to 5 lakhs rupees from my own packet through the credit card, and I had gone to US to defend him 2009. Okay. Yeah. And then because of my movement, etc., Chicago, local people all helped me. And that time, Pan-IT Chicago was happening. Okay. And it was hardly, let's say, 400 or could be maybe 2 kilometers kind of distance from the jail where he was lodged, Vikram Buddhi. And it was hardly 50 meters from the consulate in Chicago. That act of mine, it's a very interesting story. Some other times we'll interview on that. So that made me very popular. And because of my event, because of my struggle, and if you make a search on internet, you'll find out Vikram Buddhi Somnath Bharti. Yeah, I have just like seen this portion of this information in one of your interview. So Yeah. little So bit the US government finally sentenced him. So after keeping an abeyance, see, usually conviction and sentencing happen together. Could hardly be, let's say, maybe within a distance, within a gap of 7 days, 8 days, not like 3 years. So he was convicted in 2006 and he was not sentenced till 2009 when I took up the matter. Okay. So within my 3 months or 2 months when I took up the matter, and I involved everybody, I involved Rajat Gupta and the blue-eyed boy of Bank of America, etc., who later went to jail also for insider trading. I'll tell you an interesting story. Then government woke up. Obama government was then. I basically wanted like Gandhi that we should march to the jail, on a foreign soil. Okay. Yeah. But anyway, finally it resulted, and then the boy came out. They sentenced him for 4 years, 9 months. And then he came out, and then we all celebrated. So that was the story because of which Arvindji got hint of my name, and then he came to me, and I immediately jumped with him. And then I kept working with him. Then Anna movement happened. Then he went on, fast unto death for that Jan Lokpal, etc. Yeah. Then Anna offered that all right, we'll form a political party. I think that time I was the president of Alumni Association. So that Alumni Association is a body of all the alumni of IIT Delhi. Okay. So that is a very powerful body. And I used to be first secretary and then I became president. So I used to lead IIT alumni, to that, Jan Lokpal Andolan. Okay. We used to go to Ramlila Maidan. You may have a couple of photos also of that time. That was because see, my idea was that Arvind Kejriwal is from IIT Kharagpur. Yeah. So one of us has sacrificed all the comforts of IRS. IRS is a huge post. Yeah. If an IRS officer, commissioner kind of person wants, then he can possibly buy an island, the kind of corruption which is there in income tax department. Okay. So he left all the luxuries of life. He opted to lead a movement. And then finally, it became such a huge thing. He was on fast unto death on Jantar Mantar. And he was possibly 15th day or something like that. And when I went to him with my people, then I caught his hand and started crying. I said, "You will die." He said, "Nothing, Somnath, nothing doing. Let me die if they don't want to make a Jan Lokpal bill." He was diabetic. And I told him, so then finally, God was possibly instrumental. Then Anna announced on his own, without consulting us, that we'll form a political party if the government is not doing. Then the political party, then he broke his fast. Then Constitution Club meeting happened, where Anna, unfortunately, he withdrew from his statement. He said, "I can't be a part of political party." All right. But then since it was already announced, then government was, and then I was asked to contest from my constituency, Malviya Nagar. Because for a simple reason that IIT Delhi falls in my constituency, Yeah. Malviya Nagar. Yeah. And while everybody was starting from zero support system, I was starting from 6,000 votes. So Arvindji said that you are the sure shot winner. So I, for the first time I had come to politics, Arvindji asked me to contest. And then somehow, if I recall, that time there were 2 women from here.
One was Kiran Walia ji from Congress. He was an ex-minister from Congress. And from BJP, it was Aarti Mehra ji, who was the ex-mayor of Delhi. Very tall leaders, both of them very tall leaders. Yeah. Newspapers and etc. They were all saying that, they were all talking about them. I was never in the discussion. So suddenly I popped out and I said, I won the election by 8,000 votes. Yeah. Then Arvind ji gave me the chance to be the first law minister of Delhi, and I was in the cabinet. So that's Yeah. how the journey. And then Yeah. after that, everything is known to public through media, etc. Yeah. Even just like a first time, I remember that when IAC movement was happening, obviously I was here, but I was just like watching the news. And even when exactly the Arvind Kejriwal first time exactly name came for the, I think the people, those were going for the government negotiation, I was not knowing him. I thought, okay, how exactly his name was picked. But as soon as exactly I learned about his career, I felt, oh my God, a person just like a passed out from IIT and IRS, and he just like worked on the Juggi. So I think he is willingly just like started working for the people. And this kind of a politician rarely we see in India right now, right? True. It's a tragedy that even the talented people who want to come, they don't get the opportunity. And other than that, what exactly right now we are seeing, look like it's very difficult also. No, I'll tell you one thing. See, the only problem which is with the good people, they don't get together for long. Okay? Because every good person has an idea of his own. Yeah. And it's it's not very easy. I would not say difficult. It's not very easy to keep them aligned for a long period. Okay. So that's why that is the only problem. But then, like today, if you see, Kolkata, today a new chief minister has been given oath, Suvendu Adhikari ji. And this gentleman was abused left, right, and center in 2016 by Mr. Modi. That is a corrupt, he has accepted the bribe, it's on camera, all that. And today he's a blue-eyed boy for the chief ministership. So these dichotomies are basically very, that they discourage the good people from coming to politics. तो सोमनाथ जी 2013 से आप ऑब्वियसली विधायक का पहला इलेक्शन लड़े जैसा आपने बताया, एंड फाइनली आई थिंक 2015 2020 3 बार आपने विधायक का इलेक्शन जीता, बट फाइनली 2025 जब आए तो इतना अच्छा, लोग कहते हैं कि इतना अच्छा काम है, इवन आम आदमी पार्टी क्लेम भी करती है कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन हार गए। तो आप 2013 और 2020 का अगर आप कंपेयर करें तो क्या लगेगा कि क्या रीजन था कि 2013 में आप जीत गए पर 2025 में आप हार गए? देखिए क्या है ना कि क्या है, समझिए मेरी बात। अब हिंदुस्तान का जो चुनाव है, देखिए जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं अभी चैनल पे ही कह रहा था, आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जी मेहनत करनी होती है, पूरा सिलेबस खत्म करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, होमवर्क कंप्लीट करने होते हैं, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उनको प्रैक्टिस करना होता है, खूब मेहनत करनी होती है। तो एक सेट ऑफ बच्चा ये कर रहा होता है, एक सेट ऑफ बच्चा क्या कर रहा होता है कि जो बड़े कम संख्या में होते हैं वो कैंटीन में बैठे रहते हैं सारा रात दिन, वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, हर प्रकार की गंदगी करते हैं, और आखिरी में एग्जाम में अगर वो टॉप आ जाए, वो बच्चे जो कि कैंटीन में बैठे रहे हैं और जो सारा साल मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, सब कुछ जितने मापदंड हो सकते हैं एक अच्छा बच्चा होने का, एक अच्छा स्टूडेंट होने का, वो सब कुछ किया, और वो फेल हो जाए, तो क्या बोलेंगे एग्जाम का, कुछ तो गड़बड़ है कहीं। इसका मतलब है या तो पेपर लीक करवा दिया गया, जैसे ना जो बच्चे आवारा किस्म के होते हैं, अपने पिता को तंग करके उनका रसूख को यूज करके पेपर लीक करवा देते हैं। अगर वो और रसूख वाले होते हैं तो पेपर किसी और से लिखवा दिया जाता है। अगर और रसूख वाले होते हैं तो बगैर पेपर लिखे ही वो टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हुआ है 2025 के चुनाव में। मैं आपको बताऊं 2024 तक, जब तक माननीय मोदी जी जब लोकसभा 2024 हुआ, जब उनकी संख्या घट के आगे 240, मतलब सरकार नहीं बन रही थी, 272 में सरकार बनती है, तो 32 कम थे। इनको डर सताया
कि अयोध्या तक में मैं हार गया, जहां भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के नाम पर हम हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। अगर वो सीट में हार गया और उसके आसपास के करीब करीब सारे सीटें हार गया, इसका मतलब मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। इस डर से दो बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना यह हुई, ये अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 2023 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला यह लाया गया कि जी इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है, अगर वो सुनिश्चित नहीं की जाएगी और अगर इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के अधीन रहेगा, उनके कैबिनेट के अधीन रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को केंद्र सरकार में बैठा व्यक्ति खत्म कर सकता है। और इस करके वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला किया कि यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द इलेक्शन कमीशन मस्ट बी ओवर। एंड कारण क्या बताया कि देखो, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई फ्रेज तो है नहीं, बट ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट में ये डॉक्ट्रिन डेवलप हो गया कि ऐसे कौन कौन से भाग हैं, क्या क्या ऐसा एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें आर्टिकल 368 भी आता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 जजेस के बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर लाइक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, इसलिए कोर्ट ने कहा कि लेट्स हैव अ कमिटी ऑफ 3 पीपल, 1 पीएम, 1 एलओपी एंड 1 सीजेआई। ये उन 3 लोगों का एक कमिटी बनाया जाए। ये कमिटी डिसाइड करे हु विल बी इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज सर तीनों डिफरेंट थे। सीजेआई तो जुडिशियल सिस्टम के हेड हैं और एलओपी अपोजिशन है, पीएम रूलिंग पार्टी के हैं। तो ये कमेटी को दायित्व दिया जाए। माननीय मोदी जी ने खेल खेला। अच्छा, उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, एक लीवे दे दिया था कि भाई अनलेस देयर इज अ लॉ, तो लॉ फ्रेम करने के नाम पे माननीय मोदी जी ने जो बेसिक फंडामेंटल चिंता जो जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, उस चिंता को दरकिनार करते हुए माननीय मोदी जी ने जो कानून बनाया उसमें सुनिश्चित किया कि भाई सीजेआई को फेंक दें बाहर और उनके जगह पे पीएम का नॉमिनी आ जाए। तो जो कानून बना उसमें पीएम साहब के नॉमिनी और एलओपी, मतलब 3 में 2 पीएम के। तो फिर बाप से वही मुसीबत आ गई, जो इलेक्शन कमीशन होगा वो कहां से इंडिपेंडेंट रहेगी। उसी का प्रोडक्ट था ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार जो अपॉइंट किए गए कमेटी के द्वारा, बेसिकली वो हम मोदी जी के आदमी हो गए। अब जब उनके दया पर आपका अस्तित्व है तो नेचुरल सी बात, आप कुछ भी करेंगे अपने मास्टर के लिए। तो उन्होंने 240 की संख्या देखकर कहा कि भाई ऐसा खेल खेलो कि जनता वोट डाले ना डाले, जीतू मैं ही, सरकार मेरी ही बने। अब मैं 3 बार का विधायक रहा हूं, 4 बार विधायक का चुनाव लड़ा, 1 बार सांसद का चुनाव लड़ा, 2 बार, 1 बार सांसद चुनाव लड़वाया, 2 बार मैंने म्यूनिसपैलिटी का चुनाव लड़ा। म्यूनिसपैलिटी के चुनाव में जो मेरे पार्षद जीते, जब 22 में चुनाव हुआ। मैंने जो आपको बता रहा हूं बड़ा एक्सप्लोसिव है। कोई भी बूथ होता है, 1000 एक वोटर होते हैं उसमें। मान लो एक बूथ पे, मेरे विधानसभा में 144 बूथ है, 145 बूथ है, ठीक है। तो 1000 वोटर में अगर आप उसको घर में डिवाइड करना चाहो, परिवार में डिवाइड करना चाहो, मान लो 5 का परिवार है, 5 सदस्यों का, तो कितने परिवार हो गए? 200 परिवार हो गए, ठीक है। अब 200 परिवार का मतलब चलो एक फ्लैट में एक परिवार। अगर हमारे बिल्डिंगें 3-3 4-4 फ्लैट्स की होती हैं, तो 200 घरों में हम बांट रहे थे। तो एक परिवार में 5 आदमी, तो एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर हो तो मान लो 50 ऐसी बिल्डिंगें होंगी। और जब आप पार्क में बैठते हो ना, तो पार्क में बैठे बैठे आपको मालूम पड़ जाता है कि वर्मा जी आम आदमी पार्टी के हैं, तो गुप्ता जी जो हैं वो बीजेपी के हैं, नहीं अग्रवाल साहब जो हैं वो उसके हैं, कांग्रेस के हैं। तो ये मालूम पड़ जाती है टू गुड एक्सटेंट।
जब 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 इतने इतने साल मुझे हो गए क्षेत्र में जनता की सेवा करते हुए, तो मैं हर व्यक्ति को जानता हूं। मैं बड़ा यूनिक फीचर बता देता हूं आपको। तो उस फीचर में 200 घरों में आप कुछ नहीं तो लेट से 20%, मान लो कि मैं कह रहा हूं कि 20 घर जो हैं या 30 घर जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, 15 घर बीजेपी वालों के हैं, और 5 घर, 2 3 4 घर कांग्रेस वालों के हैं। बाकी फ्लोटिंग है, बाकी बताते नहीं है, वो जहां हवा जाती है वहां चले जाते हैं। अब ये 20 घर जो आपने ईयर मार्क कर लिए, आज जो चल रहा है एसआईआर, तो बीएलओ के साथ साथ भाजपा का आदमी घूमता है, वो साथ साथ घर जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार का दायित्व नहीं है कि बीएलओ के साथ साथ हर हर पार्टी का आदमी जाए? तो इस प्रकार से इन्होंने जो कब्जा कर रखा है डेमोक्रेसी पे आज। अब वो व्यक्ति कहते नहीं ये ना शर्मा जी तो बीजेपी वाले नहीं है, ये आम आदमी वाले है, आम आदमी वाले हैं, तो वही काट दो इनका। काट दिया, तो 20 घर काट दिए, तो क्या हुआ? 20 × 5 100 आम आदमी पार्टी कंफर्म्ड वोट कट गए एक बूथ से। अब जुड़वाने के लिए अब मरते रहिए भाई साहब। अब जुड़वाने के लिए ना आप अपने अपना पहले जन्म प्रमाण पत्र निकालो, फिर बाप का निकालो, फिर माँ का निकालो, फिर 2002 में कहां पे था, उसमें कहीं स्पेलिंग जो ना, वो जो बंगाल में इन्होंने घपलेबाजी किया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम, बड़ा यूनिक इन्होंने टर्म निकाला पश्चिम बंगाल में, जो कि पश्चिम बंगाल को जीतना था। एन कैन प्राकरेन, भला समझिए कि जैसे नवीन है, तो नवीन NAVIN भी होता है और NAVEEN भी होता है। तो इन्होंने NAVIN को नहीं माना, कहा 2002 में अगर तेरे नाम में NAVIN है नहीं मानूंगा। ऐसे करके उन्होंने वोटर्स काटने शुरू किए। तो ज्ञानेश कुमार जो भाजपा का अपॉइंटेड रीढ़ विहीन, मैं तो IIT के नाम पे कलंक है वो आदमी, IIT खड़गपुर का आदमी है वो, उसने भाजपा के कहने पे भाजपा के लिए इतने ज्यादा अच्छे ग्राउंड बना दिए हैं, ऐसा पिच बना दिया है कि साहब मोदी साहब जो भी बैट पे बॉल लगे भी नहीं फिर भी छक्का, बैट पे बॉल ठीक है। छुआ भी नहीं, अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे मोदी साहब ने बैट पकड़ लिया वो काफी है। ठीक है, ऐसे तो करके मैं आपको उदाहरण देता हूं फिर आगे चलूंगा। तो 2025 चुनाव में उन्होंने क्या किया, सोचिए। 2024 में सोमनाथ भारती चुनाव लड़ा, MP का चुनाव। मतलब मेरे सामने कौन थे? मोदी जी थे। कैंडिडेट तो बासुरी स्वराज थी, उनका कोई पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं था अदर देन द फैक्ट कि सी वाज डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज जी। तो मोदी जी के सामने सोमनाथ भारती लोकसभा चुनाव में 10 विधानसभाओं में 3 विधानसभा जीत जाता है। कौन कौन से? नई दिल्ली, RK पुरम और दिल्ली कैंट। और 9 महीने बाद जब चुनाव होता है तो सोमनाथ का बॉस अरविंद केजरीवाल भाजपा के एक नेता प्रवेश वर्मा के हाथों हार जाते हैं। सोमनाथ भारती उनके बॉस से जीत जाता है मोदी जी के सामने, और मेरा बॉस भाजपा के एक दूसरे नेता से हार जाता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि वोटर की जो संख्या जब मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का तब था 1,48,000 नई दिल्ली विधानसभा में। 9 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो माननीय ज्ञानेश कुमार जी ने काट कूट करके 1,02,000 कर दिया था। तो वोटर डिलीट कर दिए। अगर आप वोट डिलीट कर देंगे तो गेम ही बदल गया। आप कहते रहे मैं चुनाव जीत रहा हूं, चुनाव जीत रहा हूं, लेकिन जब वोट डिलीट कर दो, जैसे कि मानो ना कोई, अगर आपने हिंदी मूवी देखी होगी तो लड़का लड़की जो जो विलन था लड़की को पसंद करता था, लड़की की इच्छा नहीं थी शादी शादी करने की उससे, लेकिन उसके माँ बाप गोली मार के उसको जबरदस्ती सुई लगा के इंजेक्शन लगा के घर ले आता था। आप पंडित बोला ए मंत्र पढ़ो, शादी कर ली। शरीर तो आ गया लेकिन आत्मा नहीं है। चुनाव तो जीत लिया लेकिन जनमत से नहीं, ये जीते ज्ञानमत से। और जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश है, यानी ज्ञानेश कुमार का आदेश है। ठीक है, तो ऐसे हारे हैं ये। और आज मैं चैलेंज करता हूं, आज 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 1 साल हो गया, पूरी दिल्ली कराह रही है, कराह रही है। आज अगर चुनाव करा दें, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आज हो जाए
और जिस भी सीट से मोदी जी खड़े हों उस सीट से मैं खड़ा होकर दिखाता हूं आपको। इस व्यक्ति ने ऑप्टिक्स के अलावा कुछ नहीं किया। कैसे साउल ओढ़ना है, कैसे कैमरा पकड़ना है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, बगल में मणिपुर है, आप 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर में आपकी सरकार रही, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया, आपको नींद कैसे आती है साहब? बेटियों को नंगा घुमाया गया, ग्रुपिंग की गई, लोगों को कत्लेआम किया गया, और आप यहां हुगली नदी में नाव पे चढ़ के 40 डिग्री टेम्परेचर में शॉल ओढ़ करके कैमरा लेके फोटो खींच रहे हैं। ऑप्टिक्स है, आपको शर्म नहीं आती? तो ये हो रहा है भारत में। भारत का डेमोक्रेसी आज कंप्रोमाइज्ड है, चूंकि इलेक्शन कमीशन इन्हें कंप्लीट कंट्रोल में, वो दोबारा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मैटर आया है कि भाई जो आपने आधार बनाया था कि ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करनी है, वो आधार खत्म कर दिया माननीय मोदी जी ने। तो बताइए, इस करके वो मामला दोबारा आया हुआ सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं क्या होता है वहां। हाँ तो अब इनका मिशन बंगाल हो गया, आप हाँ सोचिए। वो हाँ वो तो दिख ही रहा है कि डेमोक्रेसी जो है, मतलब पता नहीं अब बचेगी या नहीं बचेगी, वो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2016 में मैंने आज वीडियो दिखाई थी, आपको भेज दूंगा, आप चला लीजिएगा, आप उसमें लगा लीजिएगा। 2016 में माननीय मोदी जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वीडियो दिखवाया था कि देखो पैसे लेते पकड़ा गया है ये आदमी, टीवी कैमरे में कैप्चर हो गया है, और खूब 2016 में उसके खिलाफ मन से बोला था कि कैसे लोग हैं, क्या हैं। आज वही व्यक्ति बगैर वो केस खत्म कराए, ईडी सीबीआई का जो केस था सब सब ऐसे के तैसा है, आज आपने बना दिया उसको मुख्यमंत्री। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या रूपा गांगुली जी में कोई ऐसी चीज नहीं थी, उनको बना दिया होता? महिला भी थी, बीजेपी की थी वर्कर, वो कमिटेड वर्कर थी। तो आपने एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को जो कंप्रोमाइज्ड है आपके नजर में, आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये हो रहा है सदानंद जी कि आप अपने देश में और बाहर जो देश हमारे लोग रह रहे हैं वो समझें कि जो चकाचौंध है मीडिया का, जो मीडिया पे मोदी गुणगान हो रहा है, सत्यता ये नहीं है। सत्यता ये देखिए कि जो वादे किए थे कि भाई ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा, पेट्रोल का दाम 30 रुपया हो जाएगा, दुनिया में सबसे नंबर 1 इकॉनमी भारत बनेगी, मतलब झूठ बोलने में इतना पीएचडी हासिल है इन लोगों को। आप सोचे कि अभी 4th लार्जेस्ट में नहीं बना था, खाली एक इंफॉर्मेशन थी कि जी अभी पहुंचने वाला है 4th लार्जेस्ट, बट भाजपा के, मैं इनको भाड़ बोलता हूं, जो सारे टीवी वाले बैठे हैं ना, भाड़ हैं ये। बेटा हुआ लग गया, हाँ भाई बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ लगा। अरे चेक तो कर लो, बेटा हुआ कि बेटी हुआ कि कुत्ता हुआ कि बिल्ला हुआ, क्या हुआ मालूम तो करो। नहीं, जो भाजपा कह दे, भाजपा हेडक्वार्टर से आ जाए, उस पर हम गाना गाने लगे। आज 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 जो है, मेरे मंत्री को पकड़ अरेस्ट कर लिया ईडी ने पंजाब में। ठीक है, क्यों? 15 अप्रैल को अशोक मित्तल जो हमारे दूसरे एमपी थे उनके ऊपर रेड किया। उसके 4 दिन पहले संजीव अरोड़ा, जो जिनको आज अरेस्ट किया, मेरे मंत्री हैं वहां के, पावर मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको 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 रेड किया था। तो खबर छोड़ के आए थे अशोक मित्तल को भी और संजीव अरोड़ा को भी। अशोक मित्तल को बोल गया था अगर भाजपा ज्वाइन नहीं करोगे तो अरेस्ट कर लूंगा, दोनों को बोल के आए थे ही। अशोक मित्तल साहब बोले ठीक है बाबूजी, हमारा यूनिवर्सिटी भी है, हमारा बिजनेस भी है, हम कहां जाएंगे महाराज, तो हम आपके पास आ रहे हैं। एक सप्ताह बाद नितिन नवीन जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके चैम्बर में आए और उन्हें गले लगा लिया, बोले आइए स्वागत है आपका, पवित्र हो गए। संजीव अरोड़ा साहब के ऊपर आज फिर रेड किया और कहा था देखो भाई, छोड़ गया था मैं खबर तुम्हारे पास, तुमने तो ज्वाइन नहीं किया, अब चलो अरेस्ट करते हैं तुमको। और उनको अरेस्ट करके ले गए। अब इनका एक पंजाब मिशन है। या हम आते हैं, ऑब्वियसली ये सारे तो न्यूज लोग पीपल देख ही रहे होंगे,
पर मैं लीडर टैंक में एक्चुअली लीडर को एक तरह से समझना भी चाहते हैं एंड एक प्लेटफॉर्म भी उस तरह से करना चाहते हैं कि जो मीडिया में नॉर्मल नॉलेज नहीं है वो कैसे मिले। तो सोमनाथ भारती जी, आपने 10 साल विधायक रहे मालवीय नगर के, और अभी 12 साल। 12 साल। 12 साल, हाँ। और अभी जो 3 है, बार का। हाँ, 3 बार का। एंड अभी जो है बीजेपी के विधायक है। तो जो आपने जो काम किया प्योरली मालवीय नगर के लिए, आप कुछ समराइज कर सकते हैं कि आपने मालवीय नगर के लिए क्या काम किया, और जो अभी 1 साल हो चुका है उसमें आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने क्या क्या मतलब नहीं किया जो आप रेज करना चाहते हैं पब्लिक नॉलेज के लिए? नहीं, देखिए, जब आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में आई, अरविंद केजरीवाल जी हो या मैं हूं या मनीष सिसोदिया साहब, हम लोग बिल्कुल नौसिखिए थे, कभी राजनीति में कभी कदम नहीं रखा था। हमारा था कि भाई एक अच्छे बच्चे की तरह खूब मेहनत करेंगे, जनता के समस्याओं का समाधान करेंगे, और उसी आधार पे अगली बार वोट मांग लेंगे। तो जो 13 में हम काम किया, उसके आधार 15 में जनता ने कितना दिया मालूम है आपको? 67 सीट दिए 70 में से। और तब दिया जब भाजपा की तूती बोल रही थी यहां। तो अरविंद जी कहते हैं ना उनके शब्दों में कि अश्वमेघ का हमने घोड़ा रोक लिया था दिल्ली में। फिर 20 में कितना दिया मालूम है आपको? हमको दिया 62 सीटें। मतलब करीब करीब बराबर रिपीट किया। मैं पहला चुनाव जीता था 8,000 के मार्जिन से, जनता ने जिताया। फिर दूसरा चुनाव 16,000 के मार्जिन से, तीसरा चुनाव जिताया मुझे 18,200 के मार्जिन से। बहुत कम होता है कि नेताओं के मार्जिन जितने के बढ़े। और 5 साल काम नहीं करोगे तो मार्जिन तो छोड़ो, तुमको जनता हरा के मानेगी। चौथी बार कैसे हराए इन्होंने पता है आपको? मेरे विधानसभा में 2020 से 2025 के बीच में इन्होंने 16,000 नए वोटर जोड़े और 8,000 वोटर काटे। तो 24,000 का घपला नहीं कर दिया। तो सब मैनेजमेंट है। ऐसे ऐसे एड्रेसेस हैं जहां की आदमी रहता नहीं, वहां पे 6 नए वोटर हैं। इनके पास कुछ सेट ऑफ लाखों लोगों के एक कोई कलेक्शन है जिसको जोड़ते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां। मैनेजमेंट है, पैसा बहुत हो गया इनके पास। ठीक है, अच्छा। अब जो मैं पॉलिटिक्स में आया तो मेरा पहला था, जब मैं मुझे मुख्यमंत्री जी ने लॉ मिनिस्टर बनाया पहली सरकार में, तो मैं लैंडमार्क 52 ऐसे डिसीजंस लिए जो कि लैंडमार्क थे, मतलब लाइफ चेंजिंग था। जैसे मैं कुछ बता देता हूं आपको। आप एज अ लेमैन जाते हो कोर्ट, उसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो किसी के लिए आप जैसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, भाई फलाना सड़क नहीं बना या फलाना मुसीबत बहुत समय से है। जैसे मैं मंत्री बना, मैंने, चूंकि मैं वकील भी था, मैं खूब जानता था ये सब चीजें, तो मैंने कहा बुला करके अपने लॉ ऑफिसर को कि बोला कि भाई ऐसा करो, जब भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए तो मुझे सेम इवनिंग फाइल और सेम इवनिंग मुझे 1 पेज का सिनॉप्सिस भेज दो। अगर सिनॉप्सिस पढ़ के मुझे लगा कि ये तो ड्यूटी सरकार की ही थी, एक आदमी ट्रबल लेकर के, पेन लेकर के, पैसा खर्च करके, वकील हायर करके वहां गया है कोर्ट में, तो क्यों ना हम उसको बधाई दें, उसका धन्यवाद करें और इस समस्या को हाथों हाथ कर दें खत्म। तो मेरा आदेश था कि सिनॉप्सिस में लिख दिया करता था कि टुमारो माय लॉयर, गवर्नमेंट लॉयर विल स्टैंड इन द कोर्ट, विल से द गवर्नमेंट हैज इमीडिएटली एग्रीड टू इंप्लीमेंट दिस डिमांड and adjourn the case sine die. No need to contest. Why to contest? सड़क बननी है, नाला बनना है, पार्क बनना है, लाइट लगनी है, वुमेन सिक्योरिटी चाहिए, ये तो ड्यूटी सरकार की है। और कोई आदमी PIL दाखिल कर रहा है तो हमको धन्यवाद करना चाहिए उसको। और इसी के लिए तो शायद नेता नेता चुने ही जाते हैं कि वो तो ऐसे मैंने कई फैसले लिए, 52 मैं आपको भेज दूंगा, सब चला लीजिएगा अपने में। तो इन फैसलों के कारण क्या हुआ सदानंद जी, जैसे माने स्कूल की बात है, अरविंद जी ने कहा भाई स्कूल सुधारेंगे। अब स्कूल सुधारने का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल सुधारेंगे, उसका मतलब प्राइवेट स्कूल्स के बिजनेस बंद होंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स इतने सुधर गए, मेरे अपने क्षेत्र में हौजरानी स्कूल है जहां पहले ना गाय भैंस बंधा करता था कांग्रेस रिजीम के दौरान। एक मुस्लिम लोकेलिटी है, और वहां आज जब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सरकार के अंदर वहां स्कूलें बनाई,
1400 लड़कियां पढ़ती हैं और 1200 लड़के पढ़ते हैं। ये है असली बदलाव। Yep. और इतना दिल्ली में एजुकेशन ऐसा बदल गया कि मुझे याद है कि 23 में या 22 में ऐसे करके किसी साल में 2.25 लाख बच्चे प्राइवेट छोड़ के सरकारी में आ गए। जब यूएस के प्रेसिडेंट की पत्नी दिल्ली आई स्कूल देखने के लिए, भारत की शिक्षा कहीं चल रही है, तो वो गुजरात के स्कूल नहीं गई, वो केजरीवाल के स्कूल में गई। और भाजपा की ये देखिए कायराना हरकत, स्कूल केजरीवाल का, बट केजरीवाल जी नहीं जा सकते हो जब वो विजिट हो रहा हो। तो ये तो ऐसे ऐसे सुविधाएं हमने बनानी शुरू की, लैंडमार्क चेंजेस शुरू किए। जैसे समझ लीजिए दिल्ली में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पहली मुसीबत क्या होती है आपको मालूम है? जो जो हुआ था ना वो 2012 में निर्भया केस, Yep. जो बच्चे का देहांत हो गया था, Mhm. जिसके इर्द गिर्द एक मूवमेंट शुरू हुआ था। Yeah, yeah, हाँ. तो जहां उसकी धौला कुआं में रेप हुआ, बड़ा विभत्स रेप था, तो उस बच्ची को वो लेके आए वहां सफदरजंग हॉस्पिटल, तब तक उसका खून बहुत बह चुका था। उससे हम लोगों ने सीख ली कि क्यों ना हम ये सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए आप, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कुछ भी हो, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। और उसके बगल में स्कूल हॉस्पिटल था आईएलबीएस, उसी वाला हॉस्पिटल था इंडियन स्पाइनल इंजरीज, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, प्राइवेट थे। Mhm. सरकार को बस ये होता है खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो लेके आते सरकारी में। तो पहली बार केजरीवाल के नेतृत्व में एक ऐसा स्कीम बना कि दिल्ली में कहीं एनसीआर में कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं किसी पे एसिड अटैक हो, कोई फायर में झुलस जाए, इन सभी लोगों का नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं, जो खर्चा आएगा सरकार उठाएगी। सोचिए, किसी का बेटा बच गया, किसी की बेटी बच गई, किसी की पत्नी बच गई, किसी का पति बच गया, जिसका मिटता है ना सदन जी, उसको दुख मालूम होता है। ऐसे हमने कोई 24,000 केसेस बचाए। उस स्कीम का नाम था फरिश्ते स्कीम, और कुछ ज्यादा खर्चा नहीं हुआ हमारा सरकार का। आई वाज टोल्ड कि 5 करोड़ के भीतर भीतर में हमने 24,000 लोगों को बचा लिया। सोचिए, ऐसे लैंडमार्क काम किए केजरीवाल जी ने। इसी कारण से बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी साथ में लग गई भाजपा के साथ कि अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं रोका गया, जिस प्रकार से जनता की समस्याओं का समाधान कर रहा है ये, तो केजरीवाल ही केजरीवाल होगा भाई हर जगह, तो रोको इसको। Yeah. तो फिर कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ षड्यंत्र रचा कि जी, कांग्रेस के नेता अजय माकन साहब ने एक झूठा शराब घोटाले का कंप्लेंट दाखिल किया, और उस कंप्लेंट पे भाजपा ने हमारे नेताओं को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। केजरीवाल साहब 5 महीने जेल में रहे, सत्येंद्र जैन 2 साल जेल में रहे, सिसोदिया साहब 17 महीने जेल में रहे, ठीक है, और संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे। सिटिंग सीएम को उठाकर जेल में डाला गया फर्स्ट टाइम। और फिर क्या निकला? ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, कहा तुम्हारे केस में तो केस चलाने लायक सबूत नहीं है, क्या केस चलाऊं मैं इसमें? तो भाजपा एक सिटिंग सीएम को उठा के जेल में डाल देती है, एक ऐसे केस जिसका कोई सबूत नहीं हो। ये इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये जो काम हमने किए, उसमें 2 काम मैं अपने क्षेत्र गिनाऊंगा जो बहुत भारी था। आप भी जब भारत में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो चुना जाता है व्यक्ति, चुने जाने के बाद जनता को उपलब्ध नहीं होता है, उसको दिया लेके ढूंढते रहिए। अब दलालों को ढूंढो, वो दलाल जो कि आपसे पैसे खाएंगे और फिर आपका काम करवाने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने अपने विधानसभा में क्या किया, हमने बनाया मोहल्ला सभा। अपने पूरी विधानसभा को बांट दिया। 144 बूथ हमारे हैं, 145, तो 145 बूथों में बांट दिया। हर बूथ का एक मोहल्ला सभा, हर बूथ का एक मोहल्ला सभा, और हर व्यक्ति का नंबर हमने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। तो उन्होंने बनाया 145 मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप्स,
ठीक। हम्म, और हर व्यक्ति को, आप सदानंद जी फॉरेन गए हुए हैं तो वहीं गए, और अम्मा ने फोन किया था सदानंद जी को, भैया 4 दिन से पानी की समस्या हो रही है, तो वहीं से अपना व्हाट्सएप ग्रुप निकाला, लिखा नेम सदानंद, फोन नंबर, एड्रेस, समस्या, पानी, वाटर इज नॉट कमिंग फॉर लास्ट 4 days। और वो मेरे पास पहुंचा, और आधे घंटे के भीतर अधिकारी सदानंद जी को फोन करा, भाई साहब कहाँ क्या समस्या हो गई। सदानंद जी कहीं नहीं गए। तो डेमोक्रेसी एट योर डोर स्टेप हमने सुविधा उपलब्ध कराई। सबसे बड़ी चीज ये, अगर ये चीज हम सुनिश्चित कर लें कि चुने जाने के बाद नेता उपलब्ध होया जनता को, तो क्या होगा, बाकी सारे समस्याएं का समाधान आ ही जाएगा। ठीक है। हमने भी सर लीडर टैंक इसी मकसद से बनाया जैसे आपने बताया, और आम आदमी पार्टी श्योरली एडवोकेट करती है कि मोहल्ला सभा हो, लेकिन ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप तो होते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होता। और जस्ट जस्ट लाइक आपके व्हाट्सएप ग्रुप थे, अब बीजेपी के क्या ग्रुप हैं, क्या वो काम करते हैं या नहीं करते, पब्लिक कंप्लेन करती है या नहीं करती है। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक को ये दिखे कि लोगों ने ये कंप्लेन किया। सोमनाथ भारती जब विधायक थे तो वो इन कामों को करते थे, और अब जो विधायक हैं वो ये कामों को नहीं करते या करते हैं, तो उस तरह का पब्लिक को कंपेयर करने का मौका मिले। तो मैं आपको कभी आप हिंदुस्तान आए तो मैं अपनी जनता से रूबरू कराऊंगा आपको। हम्म, आज लोग रो रहे हैं, चूंकि ना क्या था, मीडिया भी और जनता भी सब एक बात से अस्वस्थ थी कि कितना भी एंटी केजरीवाल, एंटी आम आदमी पार्टी मूवमेंट चला ले बीजेपी, बट सोमनाथ भारती नहीं हारेगा। तो आज मेरे क्षेत्र के लोग रोज रोज, मतलब अभी भी मेरे ग्रुप्स बंद नहीं हुए, चल ही रहे हैं, लेकिन वो जो अब तो मेरे में कमी हो गई, वो कैपेसिटी तो रही नहीं, वो पावर तो रहा नहीं, हम्म, तो लोग रोते हैं। अच्छा क्या है ना कि जैसे, मतलब आप समझिए कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने लोगों को कहा था कि भाई मेरा मोहल्ला ग्रुप 24 घंटे खुला रहेगा। हम्म, तो रात को मां को लेके गया अस्पताल में, सीट नहीं मिल रही है, मैंने पढ़ लिया ग्रुप में, उसी वक्त मैं पहुंच गया गाड़ी लेकर के, और एडमिट करा, बोला एडमिट करो इसको। आपको इतनी कहानियां मेरे यहां मिलेंगी मेरे बारे में, जैसे कोरोना काल में, उस वक्त महामारी थी, चलो वो बाद में पता चला कि जो था वो था, लेकिन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना, रेमडेसिविर दवा मिलना, ये बेड्स ऑफ अस्पतालों में बेड मिलना, यहां तक कि संस्कार अपने नहीं आ सके बाहर, हम्म। क्योंकि सब क्वारंटाइन थे, तो बाहर नहीं आ सके। तो सोमनाथ भारती मोहल्ला ग्रुप में पढ़ करके अपनी गाड़ी में जाकर के अस्पताल से उनकी डेड बॉडी को लेकर के निगम बोध घाट जाकर के अपने हाथों से संस्कार करके वीडियो पे परिवार को दिखाया। तो ये कहां से मिलेगा, इसका कारण क्या रहा, मैं इतना कमिटेड क्यों हूं, क्योंकि जिस व्यवस्था से मैं आता हूं, मेरे फादर आध्यात्मिक घुमक्कड़ थे, तो संतों के पास हम रहे सारी जिंदगी। तो जिस संत के कहने के कारण मैं पॉलिटिक्स में आया, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि सोमनाथ जा तो रहा है बट निष्काम सेवा करी। तो निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस, वो मेरा बेंचमार्क हो गया। तो मैं हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मानता हूं, उनकी सेवा करना मुझे मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस विश्वास करता हूं। तो मैंने खुल के सेवा किया, पूरे कोरोना काल में मैं सड़क पे ही रहा, अपनी जान की परवाह नहीं की मैंने। तो ये जो पहला चीज है कि डेडिकेशन, जनता को उपलब्धता, 3 एज के लिए मैं जाना जाता हूं, अकाउंटेबल, आंसरेबल एंड अवेलेबल। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर ये मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लग जाए तो हिंदुस्तान अमेरिका को कहीं पीछे छोड़ देगा। हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे यहां एक्चुअल मैच मेकिंग कमी है कि जिसको रिसोर्स चाहिए उसको उपलब्ध नहीं है, जिसको नहीं चाहिए उसको खूब दबा के दिया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए अगर हम पॉलिटिक्स को देखते भी हैं, एक तो ये होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है इतने गिमिक और मीडिया न्यूज चलते हैं कि पब्लिक भूल जाती है कि कौन नेता हमारे लिए काम किया था और कौन नहीं किया था। मैं उसी गैप को लीडर टैंक से फिल करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इलेक्शन का टाइम आए तो कम से कम नंबर ऑफ काउंट दिखे प्रॉब्लम को, इतने लोगों का प्रॉब्लम रेज किया गया था, ये सॉल्व किया गया था। इसमें दूसरे बताता हूं नेता के आपको एक परफॉर्मेंस चीज, क्या था।
मुझे याद है कि अच्छा क्या है ना कि मैंने सिक्योरिटी नहीं लिया आज तक कभी, मैं एक एक पुलिस वाला नहीं लिया, कभी नहीं लिया। मेरा इस मानना था कि जो अगर मैंने सिक्योरिटी ले ली तो मेरा जो बेसिक पर्पस है कि मेरी जनता सिक्योर हो, उससे मैं कहीं पीछे ना हट जाऊं। आदमी ना, मान ली मेरी बेटी जा रही है मार्केट, अगर पुलिस वाला साथ जा रहा है वो तो सेफ है, सिक्योर्ड है। लेकिन बाकी बाकी बेटियां क्षेत्र की, अगर वो मोस्ट मार्केट जा रहे हैं तो मैंने ये देखा कि जब तक नेता रिस्क लेना शुरू नहीं करेगा तब तक जनता सिक्योर नहीं होगी। तो मैं लिख के देता हूं कि जी मैं उतना ही सिक्योरिटी लूंगा जितनी सिक्योरिटी मेरी जनता की है। ठीक है। और इस कारण से मेरी जनता मेरे बहुत पास रहती है, मतलब मेरे सामने आके बैठ जाती है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, मैंने कभी किसी में डिस्टिंग्विश नहीं किया। मैंने कहा सब परमात्मा स्वरूप है, मुझे सेवा करने दो, सेवा करने दो। ठीक है। और इसी कारण से सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, तो मैं खुद चलता हूं, आम आदमी की तरह चलता हूं। तो मैं भी जा रहा हूं ट्रैफिक में और अचानक जाम हो गया, तो उतर के देखता हूं, हाँ भाई क्यों जाम हुआ ये, तो मालूम पड़ा भाई साहब ये तो बॉटल नेक है। अगर यहां पे एक लेफ्ट टर्न बन जाए तो ये मजा हो जाएगा। और तुरंत मैंने एक्शन पे आ गया। मेरे क्षेत्र में ऐसे 12 नहीं, 13 लेफ्ट टर्न्स, राउंड अबाउट, रोड वाइडनिंग, जो दशकों से, जब से देश आजाद हो तब से मुसीबत में थे। और मेरे पर्सनल अनुभव के कारण उन सबको मैंने सॉल्व किया। कहीं गोल चक्कर बना दिया, राउंड अबाउट बना दिया, कहीं लेफ्ट टर्न वाइडन कर दिया, कहीं यू टर्न बना दिया। तो ऐसे 13 हमने अपने कार्यकाल में वो काम किए जो क्षेत्र जनता आज याद कर करके बहुत रोती है कि सोमनाथ भारती कर गया ये। और उसके लिए हम बड़े पावड़ बेलने पड़े, क्योंकि डीडी अपने पास नहीं था, हम्म, पुलिस अपने पास नहीं था, ट्रैफिक पुलिस अपने पास नहीं था। तो मुझे याद है कि हौस खास मार्केट का जो राउंड अबाउट मैंने बनाया, तो एलजी साहब के यहाँ मैं धरने बैठ गया, क्योंकि वो डीडीए पार का थोड़ा हिस्सा लेना था। वो हम्म, परमिट नहीं करे। मैं अथॉरिटी मेंबर भी था डीडीए का, फिर भी नहीं दिया। मैं बैठ गया, मैंने भाई साहब आज जब तक फाइल पे साइन नहीं करोगे मैं यहां हिलूंगा नहीं। तो एलजी साहब ने कहा इसको उठा के बाहर फेंक दो। तो मैंने कहा बाहर फेंको, बाहर मीडिया वाला खड़ा करके रखा हुआ हूं, वहां बड़े फोटो अच्छे खींचेंगे कि सोमनाथ भारती को उठा के बाहर फेंका जा रहा है, किसके लिए, जनता की समस्याओं का समाधान मांग रहा है। बड़ा बड़ा बदमाश है यार ये तो, चलो फाइल ले आओ। तो फाइल साइन करा के ले आया मैं। तो कारण क्या है कि जब तक नेता ना अपनी पर्सनल कुर्बानियां देनी शुरू करे, देखो सदानंद जी, या तो नेता का परिवार खुश रहेगा या जनता खुश रहेगी। या, दोनों खुश नहीं रह सकता, क्योंकि समय आपके पास वही है। हम्म, उसे 24 घंटे में आप देखें ना, जितने सफल नेता हैं जिनको आज हम याद करते हैं, चाहे वो शास्त्री जी हों, चाहे वो गांधी जी हों, इन सबके परिवार बड़े दुखी रहे इनसे, क्योंकि परिवार ने कुछ नहीं किया। आपको याद हो शास्त्री जी की वाइफ एक साड़ी साड़ी पसंद कर ली थी फैक्ट्री में, और वो फैक्ट्री वाला व्यक्ति भेज गया घर पे, तो शास्त्री जी ने क्या किया सबको पता है। हम्म, तो क्या है कि नेतागिरी सबके बस की बात नहीं है। अगर आप सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं हो तो कृपया करके मत आइए। मैं तो साफ साफ कहता हूं, हम्म, जब तक आपके पर्सनल कंफर्ट आपके चिंता का विषय है तो आप मत आइए पॉलिटिक्स में, खास करके हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। अमेरिकन पॉलिटिक्स भले डिफरेंट होगी, मुझे उसका अनुभव नहीं है। हम्म, यहां गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, बीमारियां बहुत हैं। मतलब आप ये समझिए जितने लोग सत्ता में आज तक आए हैं उन्होंने सुपरफिशियल चीजें तो कर ली, लेकिन एक्चुअल मुसीबत की प्राइमरी एजुकेशन फिक्स हो, प्राइमरी हेल्थ केयर फिक्स हो, प्राइमरी जो रिमोटेस्ट एरियाज में पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, नौकरी की सुविधा, रोटी की सुविधा, किसानों के लिए उनके खेत में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, बेसिक मुसीबतों पे इस देश में काम नहीं हुआ। हम्म। उस तो पे केजरीवाल ने काम करना शुरू किया, और वही मुसीबत रही कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों डिस्टर्ब हो गई हमारे आने से। सो अब कमिंग बैक, अब दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। ये तो आपके बारे में जाने और मालवीय नगर में आपने क्या काम किया और दिल्ली में क्या काम हुआ।
दूसरा हमने ये देखा है कि जैसे आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन और चाहे ईडी देख ले या जो भी अच्छा, लॉ काम में पास। मैं और बता दूं, काम में बता दूं, एक बार ऐड कर देता हूं, आपके दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। मैं आईआईटी के होने के नाते, लॉयर होने के नाते बड़ा लॉजिकल और रैशनल आदमी हूं। मैंने कहा पूरी विधानसभा की जितने एसेट्स हैं, आप जान के हैरान होंगे, जो सरकारी एसेट हैं, सरकारी सड़कें, सरकारी गलियां, सरकारी पार्क, ये सब सरकारी एसेट्स हैं। ऑलराइट। मैंने कहा भाई कोई कोई लिस्ट विस्ट है अपने पास कि कौन सी सड़क सरकारी और कब कितनी ओरिजिनल विड्थ थी, अब कितनी विड्थ रह गई, लास्ट कब लेड आउट हुआ था? आप हैरान होंगे, ऐसा कोई डिटेल नहीं था। ये पार्क का ओरिजिनल, चूंकि लोग इंक्रोच भी कर लेते हैं, ये पार्क का ओरिजिनल ओरिजिनल साइज क्या था, है ना, आखिरी बार कब इसमें काम हुआ, उसकी गारंटी कितनी थी, उसका एएमसी कितना, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कितना था, कोई डिटेल नहीं है। हमने काम करना शुरू किया। मैंने कहा कि भाई पहले बेस तैयार करेंगे, पूरे विधानसभा की सड़कें, गलियां, नालियां। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी। यहां क्या होता था ना, जो सड़कें हैं वो पुराने सड़क पे नई सड़क डाल जाते हैं बगैर खोदे। तो जो साइड वाला घर है, जो बेस, जो जो जिसका ग्राउंड फ्लोर पे घर है, उसका चौखट नीचे होता जाता है, सड़क ऊंची होती जाती है। तो बारिश में सारा पानी उसके घर में। तो मैंने पूछा भाई सड़क नीचे कैसे हो गया, ये सड़क ऊंची, तुम्हारे चौखट नीचे कैसे? बोला भाई साहब ये पिछले सरकारों का है कि भैया सड़क बगैर खोदे डाल देते हैं। तो मैंने कानून पास करवाया एमसीडी के जरिए कि भाई सड़क पहले खुदेगी तब बनेगी। डज इट नीड रॉकेट साइंस? इट डज नॉट। It needs basically somebody to be sensitive about the people's concerns and people's needs. बट हमारी जनता जो है ना, वो पुराने जमानों की वाइफ्स की तरह है। आजकल की वाइफ तो ऐसे नहीं होती, आजकल वाइफ आवाज उठा देती हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो वाइफ होती थी ना, वो मारता था हस्बैंड, पीटता था हस्बैंड, गाली देता था, फिर भी वो जाती नहीं थी, कंप्लेंट नहीं करती थी। ना पिता लेने आता था उसको, पिता कहता था भाई तेरा घर वही है, वही रहे। तो भारतीय जनता ना कष्ट सहती जाती है। शायद अब भारतीय जनता का कष्ट सहना उनके जीवन का हिस्सा हो गया है। इस कारण लोग आवाज नहीं उठाते। तो मैंने सुनिश्चित किया था कि भाई लेयर बाय लेयर काम करता जाऊंगा। पहले बेसिक्स पूरा करूं, सड़कें, गलियां, पार्क, पार्किंग, लाइटें, जैसे बारिश के पानी की व्यवस्था है, अब सड़क है। अब अभी तक क्या व्यवस्था है कि सड़क के दोनों तरफ बनना चाहिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर ड्रेन्स, है ना। अब इन्होंने किया क्या कि जितने आपके यूटिलिटीज हैं, चाहे वो टेलीफोन की वायर हो, चाहे बिजली की वायर हो, चाहे सीवर का कनेक्शन हो, ये सब इन्होंने डाल दिया सड़क के बीच में। मैंने कहा भाई जब भी रिपेयर करता सड़क खोदनी पड़ती है, क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि सड़क के दोनों तरफ फ्लैपेबल कॉरिडोर बना दें। ठीक है, वो कॉरिडोर खुले, उसमें यूटिलिटीज सब पड़ी रहे, निकालो, ठीक करो, बंद करो। और सड़क के इधर या उधर ऐसे बनाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर ड्रेन्स, कि वो यूटिलिटी के साथ साथ ही चल पड़े। और वी कैन ऑल्सो डू दिस वे दैट कि वो बीच में बना दें और सड़क ऐसे बना दें, ढाल ऐसे हो जाए तो बीच में पानी चला जाए। मुझे एली साहब पता है क्या बोले? सोमनाथ तो मेरे क्या बनाना चाहता है इसको? मुझसे वो तुम ताम करके बात करते थे। वो भाई पिता के रूम के बराबर थे, मैंने कोई माइंड नहीं किया। बड़ी अरविंद जी कहते हुए थे कि तुम्हारा बड़ा क्लोज है, क्योंकि मैंने देखो मेरे में कोई अपने लिए ढेले भर का इंटरेस्ट नहीं है। मैं आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं, एस्टैब्लिश लॉयर हूं, कोर्ट जाता हूं, पैसे कमा के ले आता हूं। मैं पॉलिटिक्स में शुद्ध सेवा करने के लिए आया हूं, व्यवस्था चेंज करने के लिए आया वो। तो इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट रह गया। मैंने कहा भाई बीच में बना दोगे, ढाल सड़क ऐसे रहेगी, पानी सारा निकल जाएगा। अभी तुम दोनों तरफ बनाते हो, क्या मुसीबत है? क्योंकि दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, तो दोनों मकान जो इंटरेस्टेड है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने में, अब आगे बढ़ाते बढ़ाते हो जो कब्जा कर लिया रूम वाटर, जो रेन वाटर ड्रेन में। ठीक है, तो बड़े छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन है बड़ी बड़ी चीजें, क्योंकि thousands and thousands and thousands of crores you spend every year on such things because you don't have planning.
खाली नाम का है प्लानिंग कमीशन, खाली नाम का है विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये सब नाम का है, काम का नहीं है। सब ठीक है। ढकोसले साबित हो रहे हैं, मैं देखा। तो जैसे अरविंद जी ने, मैं एक बार बता दूं फिर आगे चलेंगे आपसे। हम लोगों ने फैसला किया कि भाई जो जो सेक्रेटरी हेल्थ होता है, अगर सेक्रेटरी हेल्थ को डॉक्टर बन जाए तो कैसा रहेगा? देखो आईएएस की तरफ मेरी पूरी आदर है, सम्मान है, बट आईएएस ना बना के डॉक्टर को बना दो ना सेक्रेटरी हेल्थ। he'll be able to he'll be able to evaluate better किस अस्पताल में क्या चाहिए, किस किस बेड पे क्या चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑल दैट जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अरविंद जी ने फाइल मूव की। जंग साहब चूंकि खुद आईएएस थे, तो आईएएस आईएएस फेवर करता है, उनको लगा कि भाई हम तो आईएएस की नौकरी खा जाएंगे। हमने कहा साहब हम नौकरी नहीं खा रहे, हम कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारी हो सकता सुपरवाइजरी रोल में हो जाए, बट सेक्रेटरी का पोस्ट उनको दो, डॉक्टर को दो, पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी इंजीनियर हो जाए, सो विल बी एबल टू बेटर इवैल्यूएट। आई गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सो आम आदमी पार्टी के जो इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके कारण चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और पॉलिटिकल पार्टियां हो, सब कान खड़े हो गए कि साले ये तो समाधान कर देगा, तो जनता हमें क्यों पूछेगी? और वही कारण रहा कि पहली बार हमें 28 सीटें मिली, दूसरी बार हमको 67 मिली, तीसरी बार हमको 62 मिली। फिर इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी रची, शराब घोटाला और शीश महल, मतलब आज जनता, और उसके बाद देखो इसे तो बहानेबाजियां थी। बेसिकली इन्होंने ज्ञानेश कुमार का साथ लेकर के वोट में कटिंग की, वोट चोरी की, वोट मैनेजमेंट किया, और उन्होंने दिल्ली का चुनाव अपने फेवर में किया। ये कारण था। या हाँ, ये भी लगता है कि जो ये सारे जो उठाए जाते हैं मकसद, राइट, जो घटोला आप बता रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली लीडर इसमें बिजी हो जाएंगे तो काम क्या करेंगे, और इसी बीच में आपको आसानी से वोट काटने का भी मौका मिल जाएगा क्योंकि लीडर कहीं और बिजी है। तो ये तो सारे टेक्निक्स है। बट हम कमिंग बैक कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, राइट, क्योंकि सारे इलेक्शन का बेस जो है डेमोक्रेसी है। तो आपका क्या लगता है कि अगर हम शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो उसमें ना कोई पार्टी की बात थी, कहा जाता है कि गांधी कह रहे थे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी को एंड कर दो, राइट। और ऐसा लगता है कि लोग एमएलए और एमपी को इलेक्ट करते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करे, उनका काम था कि वो सीएम को और पीएम को चूज करे। अब अगर हम अपने डेमोक्रेसी देखें तो ये लगता है कि बिकॉज ऑफ पार्टी सिस्टम, इवन आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे थे तो उनके पास कुछ प्रावधान थे कि अच्छा 4 लोग अप्लाई करेंगे और 1 लोग उनमें सेलेक्ट होंगे जो कैंडिडेट होगा। उसके बाद तो हमने कभी वो फिर से देखा नहीं आम आदमी पार्टी में ऐसा होता हुआ। उसकी कुछ अपनी डिफिकल्टियां हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आम आदमी पार्टी के बारे में हम बात ना करें तो अगर पूरी जो व्यवस्था है हमारी, जो पार्टियां आजकल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया डेमोक्रेसी का, उनके पास कोई डेमोक्रेसी है नहीं, उनके प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं ये तो है नहीं, ना कोई ऐसा लॉ पास होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी डेमोक्रेसी का संविधान है, ठीक है, जिस तरह से डेमोक्रेसी चल रही है पार्टी के द्वारा, कि जिसके पास बहुमत है वो लॉ पास कर दे कि ईसीआई का रूल चेंज कर दे, ईडी का रूल चेंज कर दे, एंड वही एग्जीक्यूटर भी है, तो मतलब ऐसा है कि एक ही आदमी लॉ भी बनाए और वही आदमी जो है लॉ को एग्जीक्यूट भी कराए। जबकि अगर आप अमेरिका का कंपेरिजन करोगे तो कांग्रेस लॉ बनाती है और प्रेसिडेंट के पास काइंड ऑफ एग्जीक्यूट करने का पावर होता है, तो कम से कम पावर सेंटर अलग अलग है। बट अगर हम इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें तो वही जो पार्टियां हैं वही रूल भी बनाती है और वही उसको अप्लाई भी करती है। जैसे कानून इलेक्शन कमीशन का रूल चेंज कर दो, ईडी का रूल चेंज कर दो, तो ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी इंड हो रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या लगता है कि आपको सॉल्यूशन है कि जिससे कि सॉल्व किया जा सके? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ भी ऐसे ही सिस्टम है, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं मोर और लेस सेम तरह से चल रहे हैं। यहाँ भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय प्रेसिडेंट करती हैं। प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, जब तक वो नोटिफाई नहीं करेंगी तब तक ये लॉ नहीं बनता, मतलब लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, पास करके हम प्रेसिडेंट को भेजते हैं, बट वो बेसिकली नोशनल है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहां साइन करेंगे करेंगे क्योंकि वो बनी है जो प्रधानमंत्री जी उनके कहने पे। ठीक है, जो तो वो गवर्नमेंट की वहां मेजोरिटी है, या आधी रात को बोले आधी रात साइन कर देंगे वो। ठीक है, ऐसे बहुत बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। तो होता ये है कि डेमोक्रेसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी है ना, बहुत बहुत स्ट्रांग है उस मायने में तो। लेकिन आपने इसको टिंकरिंग कर दिया।
टिंकरिंग कैसे कर दिया? कोई भी डेमोक्रेसी अगर आप सोचें कि भाई ट्रू मायने में वो अपने वोट ना बेचें, ट्रू मायने में अम, उसी को वोट दें जो एलिजिबल हो, जो कैपेबल हो, उस लिहाज से वोटिंग नहीं हो पाती। कारण क्या? जनता एजुकेटेड नहीं है। यहां प्रथा चल गई वोट खरीदने की, प्रथा चल गई जाति के आधार पे वोट ना डलने की। जैसे हमारे एससी समाज के साथी हैं, और यूपी या और भी कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि भाई उनको वोट डालने नहीं देते, हमने नहीं देते वो वोट डालने। रात को खड़े हो गए, दिन को खड़े हो गए, वहां कोई बदमाश खड़ा हो गया लठ लेकर के, भाई इस गली से कोई आदमी ना निकले। तो ऐसी कई सारे कुरीतियां हैं हमारे समाज के अंदर, जिसके कारण सही मायने में डेमोक्रेसी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही। सही मायने में डेमोक्रेसी कैसे मैनिफेस्ट होगी? हर व्यक्ति सूचना के आधार पे कि भाई इस आदमी में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, इस आदमी में ये कमियां, ये अच्छाइयां हैं, ये आदमी मेरे मत के काबिल है, ये करेगा आकर के। मतलब फुली इंफॉर्म्ड वोटर अगर हो और फुली कैपेबल हो टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग, राइट फ्रॉम रॉन्ग, तब तो डेमोक्रेसी का असली मजा है। वो तब होगा जब हम सबको शिक्षित कर दें। जो केजरीवाल जी ने अभियान शुरू किया दिल्ली में शिक्षा का, जिससे घर घर, आप देखिए, आपका तो पता नहीं क्या व्यवस्था है अमेरिका में, लेकिन हमारे जैसे मान लीजिए, जब मैं अमेरिका में तो काफी समय रहा हूं वहां भी, तो यहाँ पे दिल्ली में माँ के पास मेड आती है। अब मेड भी इंटरेस्टेड है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। इसके लिए वो कमाती है एक्स्ट्रा कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट प्राइवेट स्कूल का फी पे कर सकूं। जबकि जैसे हमारी सरकार थी, तब ये सारे अपने हमारे स्कूल में पढ़ाते थे। फ्री एजुकेशन था और क्वालिटी एजुकेशन था। तो सबसे पहला क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी अगर आज शुरू करेंगे, तो आज के मान लीजिए 20 साल 18 साल बाद जो बच्चा आज यहां शुरुआत करी, वो आपको एक ट्रूली डेमोक्रेटिक, फुली इंफॉर्म्ड, फुली कैपेबल वोटर मिलेगा, जो कि अपने दिमाग से वोट देगा। इससे वोट नहीं देगा कि भाई वो फलाने जात का है, वो फलाने धर्म का है, या वो पैसे के लालच में या डर के कारण किसी और को वोट दे दे। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट एजुकेशन को ठीक करना। इस नंबर वन। नंबर टू, अभी क्या हो रहा है कि जैसे दिल्ली की जनता ने, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं, दिल्ली की जनता ने पैसों की ताकत को दरकिनार करके आम आदमी पार्टी को 3 बार जिताया। हमारे पास भाजपा वाले पैसे नहीं है, कांग्रेस वाले पैसे नहीं है। इसलिए हम दावे के साथ ही कहते हैं कि हमारे दिल्ली का वोटर अपने मत से और अपने मन से वोट देकर के हमें बनाया था। खास करके मैं अपने आप जब अपनी देखता हूं, मैं तो इस बात का साक्षी हूं कि मैंने 1 पैसा खर्च नहीं किया चुनाव में, कभी नहीं। और जब जब चुनाव आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे मदद की। ठीक है। तो दूसरी चीज आप बता रहे हैं, मुझे याद आ गया अब, कि जब तक ये स्टेट फंडेड इलेक्शन नहीं होगा, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। एक आदमी खर्च करता है 20 करोड़, एक आदमी खर्च करता है 50 लाख। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। एक आदमी को आपने बहुत रिसोर्सेज दे रखे हैं। तो मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में तभी आएंगे जब स्टेट फंड करेगा इलेक्शंस, जब प्राइवेट का रोल खत्म हो जाएगा, जब मनी का फ्लो कंट्रोल्ड रहेगा। तो बहुत भारी जरूरत है अच्छे लोगों की राजनीति में आने की, और उसके लिए जरूरी है कि स्टेट इलेक्शंस को फंड करना शुरू करें। तीसरी चीज यह है कि जो आप मैनिफेस्टो देते हो, आपने कहा कि मैं 15-15 लाख सबको दूंगा। माननीय मोदी जी ने कहा था, पहले उनके पहले चुनाव का ही कथन था, 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। एक भी बात में वो सफल नहीं हुए।
तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे हमने आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो कहा सो किया। अरविंद केजरीवाल इकलौते व्यक्ति हैं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्होंने कि इस बात को स्टैब्लिश किया कि अगर मैंने काम किया तो वोट देना और नहीं काम किया तो वोट मत देना। तो जो मैनिफेस्टो आप देते हो उस पे आपको अगले चुनाव में पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि भाई फलाना प्रॉमिस में क्यों नहीं पूरा कर पाया। आर गेटिंग मी? जब तो जब तक ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। चौथा, एंड बहुत मजबूत, बहुत इंपॉर्टेंट, कि धर्म का उपयोग बंद करिए। संविधान मना करता है आपको। संविधान कहता है कि किसी भी प्रकार से कैंडिडेट का धर्म या वोटर का धर्म का प्रयोग करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन दोनों हो रहा है यहां, कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि धर्म पे अगर आप ले गए तो आपके परफॉर्मेंस पर तो कोई जोर ही नहीं है और बातें गौन हो गई। फिर अगर आपने एक को हिंदू एक को मुसलमान करार दे दिया तो दोनों आपस में लड़ भिड़ इसलिए रहे क्योंकि आप लड़ा रहे हो। हिंदुओं को बोल रहे कि भाई मुसलमान को मारूंगा और कांग्रेस ने बोला मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ो। तो कांग्रेस ने जो गलती की शुरू में, कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब रख के, अनपढ़ रख के, कमजोर रख के एक वोट बैंक तैयार किया। और वही चीज भाजपा कर रही है। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस गुरु है भाजपा की, बता दूं मैं आपको हर लिहाज से। बट भाजपा ने ओवर कर दिया। भाजपा ने ओवर कर दिया है और इस कारण से आज हर कोई इस बात को लेकर पीड़ित है कि धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत ही इस कदर का हो गया है कि आज कोई काम करने की वादा करने को बात ही नहीं करता। परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है। मैनिफेस्टो बस बनते हैं, नाम मात्र के बनते हैं। सारा चुनाव हिंदू मुसलमान में लड़ा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि धर्म का उपयोग, दुरुपयोग बंद किया जाए फॉर गुड। और वो जो मैंने बताया था, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस जब तक नहीं होगी फ्रॉम ऑल पॉसिबिलिटीज, इफ दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, देन ओनली वी कैन हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो ये चीजें जब तक नहीं करोगे तब तक डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको पूछूं, आपने कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो क्या लगता है कि जो एजुकेटेड सेगमेंट है इंडिया का, क्या वो रियली नेता के और पार्टी के मैनिफेस्टो और उनके परफॉर्मेंस को देख के वोट देता है? अगर वो नहीं देता है तो क्या वो भी मीडिया के बज में काम करता है? और यह प्रॉब्लम ये है कि रियली उनको नेता, अपने नेता एमएलए और एमपी को वो एक्चुअली वोट ही नहीं देता, वो देता है सीएम और पीएम को। तो जिस आदमी को वोट देता है, अगर मान लीजिए कि मुझे अरविंद केजरीवाल सीएम चाहिए पर मुझे अपना एमएलए नहीं चाहिए बिकॉज उसने अच्छा काम नहीं किया, तो अब पब्लिक को तो चॉइस ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम में आप अपना सीएम चाहते हैं लेकिन आपका एमएलए काम नहीं किया तो आप उसको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको उनको वोट देना ही पड़ेगा तभी वो सीएम बनेंगे, राइट? तो आपको नहीं लगता कि एमपी और एमएलए के केस में ये एक, मतलब एक डिलेमा है कि आप एमएलए को सिलेक्ट करो या सीएम को सिलेक्ट करो, या आप पीएम को सिलेक्ट करो या एमपी को करो? और अगर हम देखें मोदी जी के केस में, अभी इतने सारे एमपी हैं बीजेपी के, ना कोई जाके एमपी को क्वेश्चन करता है कि भैया आपने ईसीआई का रूल ऐसे क्यों बनाया, इलेक्शन कमीशन का रूल और ईडी का रूल ऐसे क्यों बनाया जो इंडिया के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को किल कर रहा है? तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिलेमा है कि हम सीएम को दे या एमएलए को दे, ये कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बड़ा समस्या का जड़ इसी में है। अब ये कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान की, वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है जो आपका अमेरिका में है। यू आर नॉट सेलेक्टिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स टू हेड द कंट्री। यहां पे आप पहले, हमने बार बार, जैसे कि वो पिछले चुनाव में देख रहा था, कोई यहां पे जो भाजपा की उम्मीदवार, अरे उसमें नहीं है भाई नीचे, जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्होंने कोई काम नहीं किया था। तो लोग लाइन में खड़े होकर उनको गालियां भी दे रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोदी को चुनना है। तो
तो होना ये चाहिए कि भाई आप अच्छे विधायक चुनो और अच्छे विधायक अच्छे सीएम चुन लेंगे। जो असली में संविधान का का जो मंशा है वो यही है कि अच्छे विधायक चुने जाए, अच्छे विधायक अच्छे सीएम चुनेंगे, अच्छे सांसद चुने जाएं, अच्छे सांसद अच्छे पीएम चुन लेंगे, अच्छे पार्षद चुन लिए जाएं, अच्छे पार्षद अच्छा मेयर चुन लेगा। क्योंकि मेयर का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं है, सीएम का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं है, पीएम का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो होता नहीं है। होता क्या है, इसको बाइनरी कर देते हैं हम चुनाव में, भाई राहुल गांधी या मोदी। तो लोग कहते हैं भाई मोदी चुनेंगे। अब मोदी के नाम पे जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ हो बीजेपी की टिकट पे सबको वोट वोट मिल जाता है। क्या वो काम किया हो काम नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इंप्लीमेंट आपको तभी होगा आपको जब नहीं हर लगता कि व्यक्ति आपको नहीं जब लगता हर कि व्यक्ति ये जो कोर प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने मतलब आई थिंक 10 साल से मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूं, कभी ये डिस्कस भी नहीं किया जाता, इधर पार्लियामेंट हो या किसी भी लेवल नहीं, पे ये डिस्कस तो डिस्कस भी किया नहीं जाता है। करते हैं जैसे मैं कि जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ था अभी, जब लोकसभा में 24 में, हम्म, तो मैंने यही कहा लोगों को कि भाई आप तो अच्छा विधायक अच्छा सांसद नहीं, सोमनाथ जी आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना हमको तो मोदी को पीएम बनाना है। तो वो मैंने कहा कि भाई आप अच्छे सांसद चुनो ना, अच्छे सांसद अच्छा पीएम चुन लेगा। लेकिन ये बात जमती नहीं नीचे। और अगर इसी बात को सोचा भी जाए तो ये लगता है कि ये डिफिकल्ट भी है लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो पीएम को चूज कर रहे हैं तो पीएम के पास तो पहुंच ही नहीं सकते। वो एक्चुअली क्वेश्चन कर भी सकते हैं, तो वो अपने एमपी को क्वेश्चन कर सकते हैं कि वही उनके रीच में है। एक तो है कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई ऐसा मैंडेटरी और भी नहीं अगर किया ऐसा गया कि हो जाए एमपी। ना, हाँ। और अगर ऐसा हो जाए सलमान जी, तो क्या होगा, हर पार्टी ना कॉन्शियस रहेगी फिर अच्छा कैंडिडेट देने के लिए। हर पार्टी अच्छे कैंडिडेट देने की होड़ में रहेगी। या अभी क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति 2 करोड़ दिया 5 करोड़ दिया टिकट खरीद के ले आता, भाजपा कांग्रेस में ही होता है, पैसा दो टिकट लो। ठीक है, उनको पता है भी भाजपा की लहर चल रही है तो ये आदमी जीत जाएगा। इसे पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में बिजनेस बन गया है। वैसे तो ये हर जगह है, आई सी यूएस पॉलिटिक्स ऑल्सो वेरी क्लोजली। तो लेकिन यहां पे बड़ा खतरनाक बिजनेस बन गया है ओपनली। देखिए आपके यहाँ लॉबिंग सिस्टम है, आपके यहाँ जो 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 सेनेटर को मान ली टोबैको लॉबी हेल्प करती है या फलाना लॉबी लॉबी हेल्प करता है, रियल एस्टेट लॉबी हेल्प करता है, तो उसके लिए वो काम करता है सेनेट में जाने के बाद। हाँ, यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे क्या है कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दे दिया, अब चूंकि मोदी 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 चल रहा है, केजरीवाल 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 चल रहा है, तो जिस जिस किसी व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया वो व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना अस्तित्व बना लेते हैं कि भाई ये पार्टी हरा दी गई लेकिन वो आदमी जीत गया। तो ये लैकुना है। बट इस लैकुना का यही, अगर अगर जनता इस बात को लेके जग जाए और बोले कि भाई अच्छा कैंडिडेट दोगे तभी वोट दूंगा। हाँ, लेकिन मैं इसको इस चीज से इस तरह से समझना चाहता हूँ, ये ब्लेम जनता पे क्यों है? क्योंकि अगर अगर हम लॉ मेकर चूज करते हैं, क्योंकि एमपी और एमएलए जो है उनका काम है लेजिस्लेट करना, जिससे कि डेमोक्रेसी बचे, डेमोक्रेसी रियली इंप्लीमेंट हो। तो एक्चुअली आपको नहीं लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम है कि हम अपने एमपी को चूज करें या पीएम को चूज करें, तो यहाँ पे कुछ कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण जनता भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो अपने एमपी को चूज करे तो क्यों करे? क्योंकि अल्टीमेटली तो पीएम है, वो लॉ बनाएगा। और सेकंड प्रॉब्लम जो आता है, जो मुझे लगता है कि जब अगर आप ये देखोगे कि जो पार्टी है, ठीक है, जब पार्टी टिकट देती है, पार्टी के पास मान लो 20% का वोट बैंक है। अब एक एमएलए के लिए अपना वोट बैंक क्रिएट करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता है, राइट? क्योंकि अगर वो पार्टी सिस्टम पे चलता है तो लोग एक बार सीएम को देखते हैं और फिर एमएलए और एमपी को देखते हैं। तो इस डिलेमा को सॉल्व करना, तो अगर ये सोचे कि जनता कब सुधरेगी, इससे नहीं आपको लगता है कि ऐसा सोचा जाए कि लॉ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि इसको लॉ के द्वारा सॉल्व तो फिर किया ऐसा जाए? नहीं होगा। कारण क्या है कि संविधान के अंदर कोई प्रावधान इस प्रकार से है नहीं। हम्म, लेकिन संविधान के अंदर पार्टी सिस्टम तो है नहीं। या बट जब बनाते एंटी डिफेक्शन लॉ, तब पार्टी चोर चोर दरवाजे से घुस गई। जो आपने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया इसका मतलब आप डिफेक्ट नहीं कर सकते अगर 2/3 नहीं हो। पहले 1/3 का स्कीम था,
उसके पहले कोई स्कीम नहीं था, कोई कोई भी व्यक्ति खींच चला जाता था। हम्म, तो आप चुने जाते हो किसी पार्टी के टिकट पे, पार्टी के सिंबल पे, किसी नेता के फेस पे। या तो ये सिस्टम ऐसा बिल्ड हो गया चारों तरफ से कि जो आप कह रहे हो वो आइडियल चीजें हैं, लेकिन अभी तो होता दिखता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये पार्टी, ये लग रहा है कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो पार्टी तो कहीं जा नहीं रही है, तो मान लिया जाए कि पार्टी सिस्टम तो रहेगा ही। अगर ये पार्टी सिस्टम रहेगा तो कम से कम अगर एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, ठीक है, जब मान लो कि जब पॉलिटिकल हेड जब वो चैलेंज फेस कर रहे होंगे कि लोग डिफेक्ट कर रहे होंगे, तो उन्होंने एंटी डिफेक्शन बनाया, तो उन्होंने पार्टी को रेगुलेट करने के लिए, पार्टी के अंदर में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्यों नहीं लॉ बनाया? जैसे कि पार्टी का हेड कैसे चूज किया जाएगा, पार्टी के कैंडिडेट कैसे चूज किए जाएंगे, इनके लिए भी लॉ हो, जहां पे लॉ मेकर हाई लेवल पे हर सोचे और पार्टी लॉ बनाए। में हर पार्टी में ऐसा लॉ है, हर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी की इन 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 डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या होता है कि ये इंसानी फितरत है कि आप ना व्यक्तियों को पूजने लगते हो। जैसे जो सदानंद जी का दोस्त जो है, सदानंद जी एक वक्त के बाद ना उसी गलतियों को भूलने लगते हैं और उसको तवज्जो देने लगते हैं। गलती भी करता है तो छोड़ देते हैं उसको। ये जो रैशनैलिटी और जो लॉजिक का ये फीचर हमारे माइंड में है ना, वो इमोशन के आगे छोटा पड़ जाता है। अगर अगर मैं इस प्रॉब्लम को इमोशन अगर और रैशनल रैशनल थिंकिंग में जब आती है कंपटीशन की, तो वहां इमोशन जीत जाता है। तो आज अगर फलाना नेता कुछ भी गलत कर रहा हो, बट चूंकि मेरे साथ मुझे अच्छा लगता है वो, जैसे आप किसी को पूछो ना भी तो अच्छा क्यों लगता है, तो उसको पता नहीं अच्छा क्यों लगता है, वो अच्छा लगता है। अगर मुझे मुझे ये लगता है कि ज्यादातर लोग जो है भीड़ के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी डायलेमा होता है कि जब लोग बहुत ज्यादा एक पार्टी की तरफ झुक जाते हैं तो लोग इवन बात भी नहीं करना चाहते उस ग्रुप में कि दूसरे पार्टी का क्या है। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर आप इस तरह से समझे कि अगर मान लो कि अगर पार्टी सिस्टम है, एमएलए को अगर हम पार्टियां डिसाइड करेगी कि किसको टिकट मिलेगा, ठीक है, तो ये कंप्लीटली जो डेमोक्रेसी इस तरफ से ब्रोकन है। बट अगर हम दूसरे साइड से सोचे, क्योंकि यूएस में अगर आप देखोगे तो कम से कम प्रेसिडेंट का इलेक्शन या गवर्नर का इलेक्शन होता है तो एक सेम फोरम पे पब्लिक जो है दोनों को सुनती है, तो सेम मीडिया जर्नलिस्ट जो है दोनों को सेम क्वेश्चन पूछती रहती है एंड उनको एवेल्युएट करती है। इंडिया में ये भी नहीं है, तो जिसके कारण मेरे अंदाज से ये होता होगा कि अगर मान लो हमको सोमनाथ भारती जी पसंद है, तो मैं कल उन्हीं का वीडियो वॉच कर रहा हूं, जो दूसरे साइड के हैं उनका वीडियो तो मुझे मिला भी नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो शायद इसके कारण जो जिसका जिधर फैन बेस बन जाता होगा वो वहीं स्टिक रहता होगा। तो ये सारे जो डिलेमा हैं, ठीक है, इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा। अगर क्योंकि एक है कि हम लीडर को ब्लेम करें या सिटीजन को ब्लेम करें, लेकिन एज ए लॉ मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीजों की बात करें कि इसको सॉल्व किया कैसे जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम लोगों को ही पूछते हैं, है ना, तो प्रेसिडेंट हमें इलेक्ट करने दिया जाए, पब्लिक को इलेक्ट करने दिया जाए कि जो सारे लॉ मेकर हैं वो टॉप 2 या 3 कैंडिडेट दें और उन्हें पब्लिक चूज करे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रेसिडेंट ही फाइनल अथॉरिटी है तो क्यों ना पब्लिक डिसाइड करे कि कौन सा मेरा प्रेसिडेंट होगा। अगर हम लीडर को ही पूछते हैं, इंडिविजुअल को, तो ठीक है, जो लॉ मेकिंग का काम है वो लेजिस्लेचर के पास रहे, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है एक आदमी, वो हम पब्लिक चूज करें। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि अगर हम एमएलए और एमपी को चूज कर भी लेते हैं, कितना भी एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, लेकिन हमेशा नेता यही इसी चीज में टाइम स्पेंड करता रहता है कि मेरे एमएलए मेरे साथ हैं या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है उनके लिए। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीजों को सोच करके क्या ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए? पहला सोल्यूशन तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन उसका दे देता हूं। हम्म। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के सिंबल पे चुन के आया है, तो डिफेक्ट करने के पहले उसको रिजाइन करना चाहिए। क्योंकि तू रिजाइन कर, ओके। रिजाइन करके फिर तू जहां जहां जिस पार्टी में जाना हो जाओ। दैट शुड बी वन थिंग। नंबर टू, मैं अपने तीनों चुनाव में इस बात को प्रपोज किया कि भाई तीनों पार्टियों के नेताओं को बुलाओ। आरडब्ल्यू को बोला, मार्केट के लोगों को बोला, और खुले मंच से तीनों को खड़ा कर दो, जनता के सवाल लें वो। भाई डायलॉग से तो बात होगी, हाँ। लेकिन यहां दिल्ली में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, कुछ मीडिया भी ऑर्गेनाइज कर देती है, बट वहां हुड़दंग हो जाता है। कोई शांतिपूर्वक, शांत मन से, सिविलाइज्ड मैनर में
कैंडिडेट्स को खड़ा करके जनता सवाल पूछे और एक एक करके तीनों जवाब दें, ये अभी तक ढंग से हो नहीं पाया है जो अमेरिकन सिस्टम है। मैं उसका पक्षधर हूं, मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन और पार्टी के लोग नहीं आते हैं। जैसे मैंने मैंने कहा था कि भाई भाजपा के लोगों को बुला लो, कांग्रेस को बुला लो, मैं आ जाता हूं। तो मैं तो तैयार हूं, बट और पार्टी के लोग तैयार नहीं है। हाँ, मैं लीडर टैंक में यही जिनको मकसद हमारा। चुनाव चोरी से जीतना है ना, जिनको चुनाव पैसे से जीतना है, चोरी से जीतना है, वो देखो सदानंद भाई, ऐसा है कि पैसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? पार्टी टिकट बेचती है 2 करोड़ 3 करोड़। अब वो व्यक्ति जो 3 करोड़ टिकट लेकर के आया ना, वो लगा हुआ है जीतने के चक्कर में, एन केन प्राकरेन, कि भैया उस रिजल्ट के अंदर मेरा नंबर ज्यादा हो बस। तो इसमें लग जाता है कि भाई वोट बैंक बनाओ। तो भाई चलो हम फलाने जाति का है तो चलो उस जाति के पास चलते हैं, हम फलाने धर्म के उस धर्म के पास चलते हैं। तो जो जो बीजेपी कर रही है आज, कि एक धर्म के आधार वोट बैंक बनाने का प्रयत्न कर रही है, तो वही तो चक्कर है। अगर आपने वोट बैंक बना करके काम करोगे तो वो आप समस्या का समाधान कभी करोगे ही नहीं। वही कांग्रेस ने किया, वही भाजपा कर रही है। कांग्रेस ने जैसे बेवकूफ बनाया मुसलमानों को, वैसे भाजपा बना रही है बेवकूफ हिंदुओं को। तो आपको नहीं लगता जैसे अरविंद केजरीवाल ने जैसे आईएसी मूवमेंट बनाया, अपना बिल बनाया, तो कम से कम एक प्रपोजल डाला जाए कि अगर जो हमारे डेमोक्रेसी की खामियां हैं उनके बारे में डिस्कशन शुरू हो कि लॉ लॉ क्या होना चाहिए। क्योंकि ये लग रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम तो नेता को भी पता है, सिटीजन को भी पता है। जैसे मैंने बताया कि मैं एमएलए को चूज करूं कि मैं अपने सीएम को चूज करूं, ठीक है, ये डायलेमा मेरे पास है। तो उसी तरह एमपी को चूज करूं और या पीएम को चूज करूं। अगर मैंने एमपी को चूज नहीं किया है तो एमपी तो मेरे बारे में सुनना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया मेरे को तो पार्टी का टिकट चाहिए। मैं मोदी जी को क्वेश्चन भी नहीं कर सकता हूं, या आप केजरीवाल को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। तो ये डायलेमा जो लीडर के पास है या सिटीजन के पास है, इसको सॉल्व करने का कोई लॉ फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे ये सॉल्व हो। जैसे आपने बताया कि आप कहे कि कांग्रेस और बीजेपी वालों को आने के लिए, लेकिन ये उनकी चॉइस है कि वो आए या ना आए। लेकिन अगर ये ऐसा लॉ हो, पता है कि कभी कभी कन्वेंशन हो जाता है, बट अगर ऐसी लॉ की बात किया जाए कि भाई आपको मैंडेटरी है, आप अब तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा टाउन हॉल में, अब तो वर्चुअल है, लोग घर में बैठ के देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे चाहे तो इलेक्शन कमीशन ऐसा लॉ बना सकती है कि भैया सभी लेटर को मैंडेटरी है कि 6 महीने में आपको आना ही पड़ेगा, एंड आपको आधे घंटे का डिस्कशन करना ही पड़ेगा। अपने एरिया के बारे में लॉ जो बन रहे हैं उनके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए एज ए फ्रॉम द लॉ साइड? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो मेरी पार्टी इसके पक्षधर है। मेरी पार्टी इन्फॉर्म्ड वोटर्स की ताकत को समझती है, और इन्फॉर्म्ड वोटर्स ही फैसला सही ले सकता है, नहीं तो बाकी इमोशंस पे बात नहीं चलेगी। क्योंकि बाकी तो ये होता है कि जो मीडिया जो है वो जो बज क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो लीडर को कभी सुने ही नहीं है अपने से, ठीक है, तो वो मीडिया के बज में ही रह जाते हैं। तो आई थिंक ऑब्वियसली ये है कि आम आदमी पार्टी एग्री कर रही है। तो आपको लगता है कि अगर मैं 6 महीने में अगर मैं फिर से कांटेक्ट करूं, तो आप 6 महीने में फिर से आप जनता को बताना चाहेंगे कि एज ए, ऑब्वियसली आप अभी एमएलए नहीं है, लेकिन आपने जनता का क्या क्या प्रॉब्लम है रेज की है, तो कम से कम हर अगर लीडर अगर इनिशिएट करना शुरू करे, ठीक है, एक फ्रेमवर्क के थ्रू, जो नहीं आते हैं कम से कम एक सिटीजन को ये देखने के लिए मिले कि हाँ मेरे लीडर आए, ये सारे पब्लिक के क्वेश्चन थे, इन्होंने जवाब दिया, ये लोग अटेंड नहीं किए, तो कम से कम धीरे धीरे ये कन्वेंशन बन पाएगा। लॉ बन जाए तो बहुत I बेटर है। get you right, but then it's a long path. Yeah, It's a long drawn path. yeah. क्योंकि कारण क्या है ना, कि देखो जिसके पास पैसा है, हम्म, वो पैसे के बल पे जितनी भी एडवर्टीजमेंट के पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे टीवी खोलो तो भाजपा, बस स्टैंड पे जाओ तो भाजपा, अखबार खोलो तो भाजपा, ठीक है, घर घर तक उसने दे रखे हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो क्या पैसे के बल पे जब तक इसका इसका नहीं समाधान आता है, तब तक ये आसान रास्ता नहीं है। okay. अब प्रेसिडेंट और गवर्नर डायरेक्टली इलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर लोग व्यक्तिवाद को ही पूछते हैं, तो जो भी अभी प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास पावर है, क्यों ना ये पब्लिक डायरेक्टली वोट करके उनको इलेक्ट करे। आपका उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, वो तो फिर प्रेसिडेंट गवर्नर, देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर इस देश में सबसे फ्यूटाइल पोस्ट है। दिस इज द लेगेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के रूप में
इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो ये पता कब यूज हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उनको वहां देना था खबर क्या चल रहा है। हर राज्य में गवर्नर है, वो गवर्नर बेसिकली केंद्र सरकार का एजेंट बन के बैठा हुआ है। वो जैसे कि अभी देखिए तमिलनाडु में विजय टीवी की के जो विजय सीट लेके आए 108, उनको इनवाइट नहीं कर रहे, जबकि एसआर बोमे केस के जजमेंट का साफ साफ है कि भाई लार्जेस्ट 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 जिसका नंबर संख्या है उसको बुलाओगे आप सरकार बनाने के लिए, उसको पहला पहला मौका दोगे। तो भाजपा कहने पे गवर्नर साहब कह रहे हैं नहीं नहीं पहले संख्या दिखाओ, 118 कहाँ है, 118 कहाँ है। तो चाह रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से सरकार ना बने, सरकार बनने में लेट होगी, इनके अपने एमएलए भागने लगेंगे। तो जो मिसयूज है, जैसे ईडी सीबीआई का कितना मिसयूज है यहां देखिए। मिशन बंगाल खत्म हो गया, आज आज शुरू हो गए जी पंजाब में रेड रेड डालना शुरू हो गए। मेरे मेरे मंत्री संजीव अरोड़ा को अरेस्ट कर लिया, उन्होंने उन्होंने रेड डाला था पिछले पिछले महीने दो के खिलाफ, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा। अशोक मित्तल ने कहा बाबूजी मैं आपके पास आ गया हूं, जा गले मिल लिए नितिन नवीन से, वो प्योर हो गए। संजीव अरोड़ा ने कहा मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, तो आज उनको अरेस्ट करके ले गए। तो क्या है कि भाजपा के चंगुल से जब तक अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है बीजेपी का, उससे मुक्त कराओगे तब तो डेमोक्रेसी की बात होगी साहब। अभी तो पहले इसको लड़ लें। तो तो उसको कैसे मुक्त कराया जाएगा उनके चंगुल से, जो अगर जो भी वही देखिए, पावर में आ तो जाता है, इंदिरा basically गांधी क्या को है, देख लो या अभी अभी का देख ले, कि जिसके पास भी पावर आ जाता है और उसको लगता है कि उसको वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये लगता है कि वो पावर को मिसयूज करने लगते हैं। तो कैसे उनको नहीं, मतलब आप देखें जैसे कि हम 3 बार सरकार बनाए, हम्म, हमने हर बार यही कहा कि जी हमने काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। लेकिन अगर आप रूल को ही, जैसे मान ले पावर में आप आए, आपने रूल खत्म कर दिया, बोला कि नहीं भैया अब तो इलेक्शन कमीशन हम अपॉइंट करेंगे और वोटर लिस्ट को हम जो मर्जी करें, एसआईआर के नाम में वोट काटना शुरू कर दो, तो ये तो हो गया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनस्क्रूपलस। विनोद खन्ना साहब जो इनके एमपी थे, उनको ये बोलते थे कि भाई, विनोद खन्ना साहब जो इनके एमपी थे वो मुझे बोलते थे, हम दोनों साथ इकट्ठे जाया करते थे कहीं, कि मोदी और सोमनाथ भारती में क्या फर्क है। बोलते थे मोदी जी जो है ना अनस्क्रूपलस है, सो उन्होंने फैसला कर लिया भी हमको बने रहना है, तो भारत का संविधान बचे ना बचे, हमको वोट काटना पड़े, हमको विधानसभा को छेड़खानी करनी पड़े। जैसे ना इन्होंने एमसीडी में क्या किया, 2022 के चुनाव जब हुआ एमसीडी का, इन्होंने 1 साल लेट किया चुनाव। क्यों? इनको लग रहा था भाई आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। जो 272 म्यूनिसिपल वार्ड्स को इन्होंने ऐसे रीऑर्गेनाइज किया कि मानो गरीब लोग, जो माइनॉरिटीज हैं, जो गांव हैं, इनको एक तरफ कर दो, जो शहरी लोग हैं उनको एक तरफ कर दो। तो जहां जहां विधायक मजबूत रहे, जैसे मैं यहाँ अपने क्षेत्र का विधायक रहा, तो मेरे यहाँ तो तीनों के तीनों वार्ड जीता आम आदमी पार्टी मेरे नाम पे। लेकिन जहां विधायक मजबूत नहीं रहे, तो वहां भाजपा ने खेल करने शुरू किया। तो भाजपा जो है वो व्यवस्था को बदलना चाहती है अपने फेवर में, वो डेंजर है। आज भारत उस मुकाम पे खड़ा है। Okay. लेकिन फिर भी अगर मैं वापस आऊं उस क्वेश्चन पे, आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट जो भी उनके पास पावर है, क्या लगता है कि अभी जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है वही सिलेक्ट करे? क्योंकि अभी ये है कि पीएम को भी वही सिलेक्ट करते हैं और उनको सिलेक्ट करती है पार्टी, ठीक है, एंड फाइनली वही मिलकर के जो है प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट एटलीस्ट, क्या जो एक फाइनल फिगर है वो पब्लिक डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या जरूरत है प्रेसिडेंट की? क्या काम करती है प्रेसिडेंट, बोलिए। व्हाई डू वी नीड ए प्रेसिडेंट? अब मुझे ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव हेड, देखो वो नॉमिनल हेड है, जैसे हम कहते हैं वी डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट वी डू नॉट नीड ए प्रेसिडेंट एज सच। भारत जैसा गरीब देश, जहां की भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे वोट मांगती है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड इट? लेट द बॉल stops at the PM's office. Yeah. Let PM be responsible for everything.
वी डोंट नीड प्रेसिडेंट. ओके. शपथ दिलानी होगी उनसे दिला देंगे. जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे दिला देंगे शपथ. एक शपथ दिलाती है प्रेसिडेंट, ठीक है, और कभी कभी आ जाती है एड्रेस करने के लिए हाउस को. वो भी क्या बोलती हैं, जो जो सरकार कहती है बोलने को. बस एज अ रेडी स्क्रिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. उनको उनको खुद को बोलने की जरूरत नहीं है. चाहे गवर्नर भी हो, जो गवर्नर जो है वो वहां के सरकार का स्क्रिप्ट पढ़ता है. ओके. बोले भाई आप आज हाउस एड्रेस करेंगे. वी स्टार्ट एवरी सेशन बाय एलजी एड्रेस, गवर्नर्स एड्रेस, प्रेसिडेंट एड्रेस, है ना, ये जो व्यवस्था बनी हुई है. मुझे लगता है कि वी डोंट नीड प्रेसिडेंट इन इंडिया. ओके, ओके. चलो, थैंक यू सोमनाथ जी. थैंक लॉन्ग टॉक. यू, थैंक यू. थैंक यू.